अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज़ की कहानी खाली ताबूत। रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद उसे लाहौर जाने वाली ट्रेन मिली। वो ट्रेन में सवार हो रहा था कि उसे डिब्बे में से वही टीटी नीचे उतरता नजर आया जिसको अंबर ने ज़मीन से 5 फुट ऊपर उठा लिया था। अंबर ने शरारत से उसकी तरफ देखकर सलाम किया और वो टीटी उछलकर एक तरफ हटा और वहाँ से भाग गया और फिर गेट के पास जाकर डरी डरी नज़रों से अंबर को तकने लगा। अंबर ट्रेन में बैठ गया। उसने दूर से टीटी को अपना टिकट दिखाया और मुस्कुरा दिया। ट्रेन लाहौर की तरफ रवाना हो गई। दोपहर के बाद कोई 5 बजे के करीब अंबर लाहौर पहुंच गया। उसके पास कुछ पैसे बचे हुए थे। वो मॉडल टाउन जाने वाली बस में सवार हो गया और कब्रिस्तान के स्टॉप पर उतर गया। कब्रिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ था। अंबर को नजमुद्दीन ठेकेदार की कब्र पहचानने में ज़रा दिक्कत ना हुई। वो कब्र के पास आकर सोचने लगा कि अब उसे खोदकर मालूम करना होगा कि मुर्दे को अजाब से निजात मिल गई है या नहीं। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसे मुर्दे की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ बड़ी साफ और खुशी की आवाज़ थी। मेरे दोस्त अंबर, खुदा तुम्हें इस नेक काम की जजा देगा। खुदा ने मेरे गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं। अब तुम्हें कब्र खोदने की ज़रूरत नहीं। मेरा अजाब ख़त्म हो गया है और मैं फरिश्तों के साथ जन्नत में जा रहा हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम वापस जा सकती हो। अंबर ने कुछ कहना चाहा तो नजमुद्दीन की फिर आवाज़ आई, दुनिया से मेरा बातें करने का वक्त ख़त्म हो गया है। मैं अब इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकूंगा। अब तुम वापस चले जाओ। खुदा हाफिज। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई और अंबर ने अपनी रूहानी आंखों से देखा कि नजमुद्दीन की कब्र में से उसकी रूह बुलंद हुई। उसके सारे जिस्म पर फूलों के हार थे। फरिश्ते उसके साथ साथ थे और वो कब्र से बुलंद होकर ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी। रूह के फूलों की महक कब्रिस्तान में फैल गई थी। रूह के चेहरे पर सुकून और मुसर्रत का नूर था। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया और कब्र से वापस आ गया। अंबर को अभी तक नाग या मारिया का कोई सुराग नहीं मिला था। कोई वाकया भी ऐसा पेश नहीं आया था कि जिसका ताल्लुक नाग या मारिया से होता। अंबर कब्रिस्तान से निकलकर लाहौर के मकबरा जहांगीर में आ गया। उसके पास चूंकि पाकिस्तानी करेंसी नहीं थी और उसे ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए उसने यही मुनासिब समझा कि कुछ वक्त मकबरा जहांगीर में गुजारा जाए। हो सकता है इस दौरान में नाग और मारिया का कोई सुराग मिल जाए। शाम का वक्त था। अंबर मकबरा जहांगीर में जा रहा था। उसने देखा कि सामने एक बहुत मोटे तने वाला दरख्त है और दरख्त के तने में एक चौड़ा सुराग था। अंबर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई अंदर बुला रहा हो। अंबर ने तेजी से सुराग के अंदर छलांग लगा दी। अंबर दरियाए फरात के किनारे ऐन उस जगह गिरा जहां उससे कुछ फासले पर दरिया की लहरों पर वही संदूक बहा चला जा रहा था जिसमें नाग बंद था। अंबर उस संदूक को देख रहा था। अंबर ने दरिया में छलांग लगा दी और तैरता हुआ संदूक के पास पहुंच गया। संदूक के अंदर बेबसी की हालत में सांप की शक्ल में पड़े हुए नाग ने अंबर की खुशबू को महसूस कर लिया था। अंबर की खुशबू से साफ जाहिर था कि वो उसके करीब आ रहा है, मगर नाग इस ख्याल से बेहद उदास था कि उस पर जो कुछ गुजर रही है वो अंबर को नहीं बता सकेगा। बल्कि वो तो अंबर को ये भी नहीं बता सकेगा कि वो नाग ही है। हाँ, अगर अंबर को नाग की खुशबू आ गई तो हो सकता है उसे शक पड़ जाए कि शायद यही नाग है। मगर जब वो ये देखेगा कि नाग अपनी शक्ल नहीं बदल सकता और इंसानी शक्ल भी इख्तियार नहीं कर सकता, तो उसे एक आम सांप समझकर छोड़ देगा और वापस चला जाएगा। अंबर की खुशबू करीब आ रही थी। अंबर संदूक के पास पहुंच गया और अब उसे लहरों पर खींचता हुआ वापस किनारे की तरफ लिए जा रहा था। किनारे पर ले जाकर अंबर ने संदूक का ढकना खोला तो अंदर काले रंग का सांप लेटा हुआ था। अंबर सांप को गौर से देखने लगा। सांप भी अंबर को गौर से देख रहा था, मगर उसे सांपों की जुबान में बता नहीं सकता था कि वही नाग है और इस संदूक में से उठने वाली सफ़ेद धुंध ने उसकी सारी ताकत छीन ली है। अंबर को सांप के जिस्म में से नाग की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। ये खुशबू इतनी मध्यम थी कि लगता है ये सांप कभी नाग के करीब से होकर गुजरा था या किसी ज़माने में उसकी खिदमत करता रहा था। अंबर ने सांप की आंखों की तरफ देखकर सांपों की जुबान में कहा, नाग। नाग ने अंबर की आवाज़ पूरी तरह सुन ली थी, मगर वह उसी तरह जुबान में अंबर को जवाब नहीं दे सकता था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसकी जुबान बंद कर दी है। अब वो एक बेबस और मजबूर कैदी परिंदे की तरह अंबर को देख रहा था। अंबर ने सांप की आंखों में उस बेबसी को साफ देख लिया था। उसे लग रहा था कि सांप कुछ कहना चाहता है मगर कह नहीं सकता। वो सोचने लगा कि अगर ये एक आम सांप है तो फिर इसकी जुबान किसने बंद कर दी है। किसी को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो किसी आम सांप की जुबान बंद करके उसे संदूक में डालकर दरिया की लहरों के सुपुर्द कर दे। साबित हुआ कि ये कोई ख़ास सांप है।
यानी यकीनन नाग है जिस पर किसी ने जादू कर दिया है और उसकी ताकत जादू के जोर से जाया कर दी है। अंबर ने कहा, नाग, क्या तुम वाकई नाग हो? सांप ने अपना सर आगे पीछे यूं हिलाया जैसे कह रहा हो, हाँ दोस्त, मैं ही नाग हूँ। खुदा का शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया। नाग को इस बात से बड़ी तसल्ली और खुशी हुई थी कि अंबर ने उसे पहचान लिया था। अंबर ने जब देखा कि सांप हाँ के अंदाज में आगे पीछे सर हिला रहा है, तो जहाँ उसे इस बात से बेहद खुशी हुई कि वो नाग ही है, वहाँ उसे इस बात से बेहद तकलीफ हुई कि ये नाग को क्या हो गया है और उसकी ये हालत किसने बनाई है। अंबर ना उसे कुछ कह सकता था और ना उसे कुछ पूछ सकता था। अंबर को यकीन हो गया कि सांप नाग ही है, मगर किसी के जादू के असर से अपनी ताकत खो चुका है। अंबर ने वहीं दरख्तों की शाखों को काटकर उसकी छोटी सी टोकरी बनाई, उसमें नाग को बंद करके ऊपर पत्तों का ढकना दिया और उठाकर दरिया के किनारे किनारे रवाना हो गया। अभी वो 10-12 कदम ही चला होगा कि उसने देखा कि वो संदूक जिसमें नाग बंद था उसके साथ साथ लहरों पर बहता चला आ रहा है। अंबर को यह बात अजीब सी लगी। वो रुक गया। संदूक भी लहरों पर उसी जगह ठहर गया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अंबर ने दरख्त की एक शाख से संदूक को अपनी तरफ खींचा। संदूक किनारे पर आया तो अंबर ने उसे खोलकर देखना चाहा कि अंदर कौन सी चीज है, जिसकी वजह से संदूक अपने आप रुक गया था। जो ही उसने संदूक का ढकना खोला, उसके अंदर से बिजली की कड़क के साथ एक शोला बाहर को लपका, जिसने अंबर को अपनी लपेट में ले लिया। अंबर ने उस टोकरी को जिसमें नाग बंद था अपने बाजू में छुपा लिया ताकि उस पर आग का असर ना हो, क्योंकि टोकरी को आग लग सकती थी और चूंकि नाग की ताकत खत्म हो चुकी थी इसलिए वो भी आग में जल सकता था। इसके साथ ही अंबर एक तरफ को भागा। वो आग के शोले से बाहर निकल गया। उस पर तो आग असर नहीं कर सकती थी। उसने टोकरी को देखा। उसके बाजू में आ जाने की वजह से टोकरी भी आग से बच गई थी। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया, सुख का सांस लिया। फिर पलटकर इर्द गिर्द जो देखा तो ना वहां दरख्त था और ना ही दरिया था। वो एक बहुत बड़े मंदिर की दीवार के पास खड़ा था और टोकरी उसके हाथ में थी जिसमें नाग सांप की शक्ल में बंद था। मंदिर की दीवार पत्थर के बड़े बड़े चौकोर टुकड़े काटकर बनाई गई थी। अंबर जरा आगे बढ़ा तो मंदिर का दरवाजा आ गया। वहां 2 आदमी तांबे के खुद सर पर रखे नेज़लिए पहरा दे रहे थे। उन्होंने अंबर को देखा तो शोर मचा दिया। देवता मरूख ने कुर्बानी कबूल कर ली। उसने वो शख्स भेज दिया जिसको हमने कुर्बान करना है, इसे पकड़ लो। शोर की आवाज सुनकर मंदिर से कितने ही हट्टे कट्टे पुजारी और सिपाही नेज़े और तलवारें लिए बाहर निकले और उन्होंने अंबर को घेरे में ले लिया। अंबर को अपनी कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ नाग की फिक्र थी, क्योंकि उसे नुकसान पहुंच सकता था और वो अपना बचाव नहीं कर सकता था। पहले उसने सोचा कि सांप को छोड़ दे, फिर ख्याल आया कि ये लोग सांप के टुकड़े कर देंगे। उसने टोकरी बगल में दबा ली और पूछा, भाइयों तुम लोग क्या चाहते हो? एक मोटी तोंद वाले पुजारी ने कहा, हम तुम्हें देवता मरूख पर कुर्बान करेंगे। तुम खुशकिस्मत हो, देवता ने तुम्हें अपनी कुर्बानी के लिए खुद चुनकर यहाँ भेजा है। अंबर ने कहा, तुमसे भूल हुई है, मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसे देवता ने यहाँ भेजा है। पुजारी बोला, देवता कभी गलती नहीं कर सकता। कल रात देवता ने मुझे खुद ख्वाब में आकर कहा है कि सुबह जो आदमी हाथ में टोकरी लिए मंदिर के दरवाजे पर आएगा उसे मुझ पर कुर्बान कर देना। अंबर ने कहा, यह महज एक ख्वाब है, इसमें सच्चाई नहीं है। पुजारी ने कड़क कर कहा, तुम कौन होते हो मेरे ख्वाब को झुटलाने वाले? ये टोकरी मुझे दे दो। पुजारी की इस ख्वाहिश के साथ ही सब लोग अंबर पर टूट पड़े और उन्होंने उसके हाथ से टोकरी छीन ली। टोकरी फर्श पर गिर पड़ी और उसमें से सांप निकलकर तेजी से मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। अंबर सांप के पीछे भागा। बड़े पुजारी ने जब देखा कि अंबर सांप को हर हालत में बचाना चाहता है और उसने खुफिया मंत्र पढ़कर जिधर सांप गया था फूंका, उस मंत्र के असर से सांप एक पिंजरे में बंद होकर मंदिर की छत के साथ लटकने लगा। पुजारी ने हाथ उठाकर गरजदार आवाज में कहा, देवता के शिकार, गौर से सुनो। अगर तुम अपने सांप की जान बचाना चाहते हो तो जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। अगर तुमने हमारे कहने पर अमल ना किया तो मैं एक ऐसा मंत्र फूंकूंगा कि ये सांप इस जालीदार पिंजरे में जलकर राख हो जाएगा। ये सुनकर अंबर ने हथियार डाल दिए। वो जहां था वहीं खड़े का खड़ा रह गया, क्योंकि नाग की जिंदगी खतरे में थी। वो नाग को हर हालत में जिंदा रखना चाहता था। उसने पुजारी की तरफ देखकर कहा, मैं अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करता हूँ। अंबर को बड़े पुजारी के हुक्म पर उसी वक्त गिरफ्तार करके लोहे की जंजीरों में जकड़कर मंदिर के एक तारीख पत्थर की दीवारों वाली कोठरी में बंद करके बाहर ताला लगा दिया गया। मंदिर में ऐलान कर दिया गया कि कुर्बानी आधी रात को दी जाएगी। मंदिर में देवता का बहुत बड़ा बुत बना हुआ था जिसके नीचे पत्थर का चबूतरा था। उस चबूतरे पर कुर्बान किए जाने वाले इंसान को डालकर उसे ज़िबा कर दिया जाता था। शाम को सारे मंदिर में चिरागां किया गया। घी के चिराग जला दिए गए। कुर्बानी की तैयारियां शुरू हो गईं। तरह तरह की अगरबत्तियां सुलगा दी गईं। मंदिर में खुशबुएं फैल गईं। अंबर कोठरी में बैठा सोच रहा था कि वो नाग को किस तरह
पुजारी की नज़रों से बचाकर वहां से निकालकर फरार हो जाए। अगर पुजारी ने मंत्र फूंक दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि नाग सचमुच जलकर भस्म हो जाए, क्योंकि नाग मर सकता है, जलकर भस्म भी हो सकता है। अंबर को अपनी कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसे तो कोई भी ज़िबा नहीं कर सकता था। अंबर को तो ये भी ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वो ज़िबा ना किया जा सके तो बड़ा पुजारी गुस्से में आकर नाग को देवता पर कुर्बान कर दे। अंबर को तरह तरह के ख्यालात सता रहे थे। अगर वो जंजीरें तोड़कर बाहर निकलता है तो बड़ा पुजारी मंत्र पढ़कर उस वक्त छत से लटके हुए जालीदार पिंजरे में नाग को जला डालेगा। ये बात रह रहकर अंबर को परेशान कर रही थी। उधर ऐसा हुआ कि मंदिर में जो तरह तरह की खुशबुएं सुलग रही थी, उनमें काले हिरन की कस्तूरी की खुशबू भी थी, जो खुशबूदार धुएं के साथ मिलकर जब ऊपर उठती हुई नाग के जालीदार पिंजरे में पहुंची तो नाग ने एक झिरझिरी सी ली। उसे यूं लगा जैसे उसे होश आ रहा है और उसकी खोई हुई ताकत वापिस आ रही है। उसने पिंजरे के अंदर रेंगना शुरू कर दिया। नाग सांप की शक्ल में लंबे लंबे सांस लेकर खुशबू के धुएं को अपने जिस्म में दाखिल करने लगा। इसका यह असर हुआ कि 1 मिनट के बाद नाग अपने अंदर वही ताकत महसूस करने लगा। उसका तिलिस्म टूट चुका था, जादू खत्म हो चुका था। उसने एक गहरा सांस अंदर को खींचा और दूसरे ही लम्हे धागे की तरह बारीक सांप बनकर पिंजरे की जाली से निकल आया और मंदिर की छत पर रेंगता हुआ दीवार पर आ गया। यहाँ उसे खुशबुओं में अंबर की खुशबू साफ आ रही थी। उसने पिंजरे में से देखा था कि बड़ा पुजारी और मंदिर के दूसरे सिपाही और पुजारी अंबर को लेकर एक कोठरी की तरफ गए थे। नाग बारीक स्याह सांप की शक्ल में अंबर की खुशबू के पीछे पीछे रेंगता उस कोठरी में दाखिल हो गया, जिसमें अंबर जंजीरों में जकड़ा पड़ा था। अंबर ने एकदम नाग की तेज खुशबू महसूस की। उसने अपने इर्द गिर्द देखा, वहां नाग सांप की शक्ल में मौजूद था। अचानक नाग इंसानी शक्ल में अंबर के सामने आ गया। अंबर ने अपने सामने कोठरी में इतनी मुद्दत बाद नाग को देखा तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने नाग को गले लगा लिया, फिर पूछा, तुम पर तो जादू कर दिया था किसी जालिम ने। नाग बोला, हाँ अंबर भैया, मगर अब वो जादू खुदा के हुक्म से टूट चुका है। आओ अब यहाँ से निकल चलें। क्या मारिया को कुछ पता है कि वो कहाँ होगी? अंबर ने कहा, तुम्हारे अलावा मारिया की भी कोई खबर नहीं थी। खुदा ने तुम्हें मिला दिया है। अब मारिया को भी कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। अंबर ने 1 सेकंड में जंजीरें तोड़कर परे फेंक दी और फिर बारीक सांप बन गया। अंबर ने कोठरी के दरवाजे को हाथ की हथेली मारी और दरवाजा टूटकर दूर जा गिरा। मंदिर में शोर मच गया। सब अंबर को पकड़ने के लिए दौड़े। अंबर बड़े सुकून से अपनी जगह खड़ा हो गया। जिसने अंबर पर हमला किया वो अपनी गर्दन तड़वा बैठा। बड़े पुजारी ने मंत्र पढ़कर नाग के पिंजरे पर फूंका। एक शोला बुलंद हुआ और पिंजरा जलने लगा, मगर नाग तो वहां था ही नहीं। दूसरी बार मंत्र पढ़कर अंबर पर फूंका, मगर अंबर पर कोई असर ना हुआ। अंबर ने बड़े पुजारी को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया और देवता के बुत की तरफ उछाल दिया। पुजारी बुत की नाक से टकराकर धप से गिरा और उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। ये हाल देखकर सब लोग वहां से भाग गए। नाग ने इंसानी शक्ल इख्तियार की और अंबर के साथ मंदिर से बाहर निकल आया। अंबर ने नाग के हाथ में हाथ डाला और मारिया की तलाश में एक तरफ रवाना हो गए। मारिया मलका बाबल के रूप में शाही महल में आ गई थी। मारिया दरिया के किनारे चली जा रही थी। दिन काफी निकल आया था। चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी। दरिया का पार्ट ज्यादा चौड़ा नहीं था। दूसरा किनारा साफ नजर आ रहा था, जहां कहीं कहीं खजूर और जैतून के दरख्त उगे हुए थे। दरिया की लहरें खामोशी से बह रही थीं। आसपास कोई इंसान दिखाई न देता था। दूर रेत के एक टीले के करीब से ऊंटों की एक कतार गुजर रही थी। काफी दूर आगे जाने के बाद दरिया एक तरफ घूम गया। मारिया को दरिया के साथ साथ सफर करते शाम हो गई। कहीं कोई शहर या किसी देहात की आबादी दिखाई ना दी। मारिया के थकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सूरज गुरूब हो गया और अब दरिया 2 पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहा था। मारिया एक पहाड़ी के दामन में बने हुए पत्थरों के एक मकान में आ गई, जो बिल्कुल वीरान था। ये मकान तो नहीं बल्कि अस्तबल सा था, जिसमें शायद कभी ऊंट या घोड़े बांधे जाते थे। अब उसकी दीवारें कई जगहों से टूट फूट रही थीं। जब रात का अंधेरा चारों तरफ छा गया तो मारिया ने देखा कि दरिया के किनारे पत्थरों में जगह जगह कोई शय जर्द सोने की तरह चमक रही है और उसमें से किसी वक्त नीली शुआएं भी निकलने लगती हैं। मारिया दरिया के किनारे गई तो देखा वो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े थे, जिनमें से जर्द और नीली शुआएं निकल रही थीं। दरिया के किनारे दूर तक जमीन की पट्टी सोने की तरह चमक रही थी। मारिया न समझ सकी कि ये कौन सी धात है। पहले वो समझी कि ये सोना होगा, मगर सोने में से नीली शुआएं नहीं निकला करती। दूसरा, मारिया को सोने या इस किस्म की पुरस्कार या कीमती धातों से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। वो वापस अस्तबल में आकर घास पर लेट गई। वो थकी नहीं थी, बल्कि चलते चलते तंग आ गई थी। अब वो ये चाहती थी कि रात इस मकान या अस्तबल में आराम करे और अगले दिन फिर अंबर और नाग की तलाश में वहां से रवाना हो। रात आधी से ज्यादा गुजर गई थी।
बाहर बड़ा घुप अंधेरा था। दरिया की लहरों की हल्की हल्की आवाज़ मारिया को अंदर भी सुनाई दे रही थी। मारिया को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसने यूं ही आंखें बंद कर ली और नाग और अंबर के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते उसने आंखें खोल दी। उसने बाहर से आने वाली एक आवाज़ पर कान लगा दिए। ये आवाज़ दरिया की लहरों की आवाज़ से बिल्कुल अलग थी। मारिया गौर से सुनने लगी। आवाज़ करीब आ रही थी। ये ऐसी आवाज़ थी जैसे किसी पहाड़ से आबशार गिर रही हो और वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही हो। फिर ये आवाज़ एक जगह पर आकर टिक गई। मारिया को अस्तबल के बाहर जामनी रंग की रोशनी फैलती नजर आई। वो जल्दी से उठकर अस्तबल के दरवाजे पर आ गई। उसने बाहर आधी रात की तारीकी में एक बहुत बड़ी गोल चीज को आहिस्ता आहिस्ता दाएं से बाएं तरफ घूमते देखा। ये जरा टेढ़ी थी और जमीन से 50 फुट के करीब बुलंद हवा में खड़ी थी। उसके पहनने में गोल दायरे में कांसी रंग की रोशनियां फूट रही थी। गोल किनारों पर 4 जगहों से नीली, सुर्ख और नारंगी रोशनी की शुआएं निकल रही थीं। मारिया समझ गई कि ये कोई खलाई जहाज है, जिसे लोग उड़न तश्तरी भी कहते हैं, और किसी दूर दराज सियारे से निकलकर वहां आया है। मगर वो किस लिए आया है? मारिया खामोश खड़ी उड़न तश्तरी में से किसी अनोखी मखलूक के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। खलाई जहाज के नीचे से एक सीढ़ी बाहर निकली। फिर 3 आदमी, जिन्होंने चांदी के रंग के चमकीले खलाई सूट पहन रखे थे, बाहर निकलकर जमीन पर उतर आए। उनके हाथों में सफेद प्लास्टिक की टोकरियां सी थीं। दरिया किनारे पत्थरों पर जो सोने के रंग के सुनहरी कंकर और संगरेजे चमक रहे थे, उन्हें मशीन के जरिए इकट्ठे करने लगे। मारिया अस्तबल से निकलकर खलाई जहाज के नजदीक आ गई। वो ये मालूम करना चाहती थी कि ये खलाई लोग किस सियारे के मखलूक हैं और कहीं ये लोग दुनिया के लोगों को तबाह करने का इरादा लेकर तो नहीं आए, क्योंकि मारिया ने देखा था कि ये खलाई जहाज, जो बिल्कुल दुनिया के इंसानों की तरह थे, अपनी जेबों में से कुछ निकाल निकाल कर जमीन में दबाते भी जाते थे। मारिया खलाई जहाज की सीढ़ी के पास आकर खड़ी हो गई। खलाई सूट वाले आदमी एक दूसरे से वायरलेस पर किसी वक्त बात भी कर लेते थे। वो सिर्फ एक दूसरे से यही बात करते कि वक्त काफी हो गया है, अब हमें वापस जाना चाहिए। मारिया ने सुन रखा था कि इस दुनिया में हजारों बरस पहले भी आसमान से खलाई मखलूक उड़न तश्तरियों की मदद से जमीन पर उतरा करती थी और उस मखलूक ने कई कदीम शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया था। खलाई आदमी एक एक करके खलाई जहाज में वापस जाने लगे। जब आखिरी खलाई आदमी भी जहाज में चला गया और एल्यूमिनियम की सीढ़ी ऊपर जाने लगी, तो मारिया जमीन पर से जोर से उछली, हवा में उड़ी और उसने सीढ़ी को पकड़ लिया। सीढ़ी उसे लेकर उड़न तश्तरी के अंदर चली गई। ये उड़न तश्तरी अंदर से एक बहुत बड़ा खलाई जहाज था, जिसकी गोल दीवार पर जगह जगह कंप्यूटर और डायल लगे हुए थे। मारिया ने इससे पहले भी उड़न तश्तरी देखी थी। खलाई लोग इंसानों की तरह थे और ऐसी जुबान में बातें करते थे जो यूरोप, अमेरिका और रूस के इलाकों में बोली जाती थी। मारिया एक गोल मेज के पास रखी हुई गोल चांदी जैसी कुर्सी पर बैठ गई। उसके बैठते ही उड़न तश्तरी में खतरे का अलार्म चीख उठा। उड़न तश्तरी में अफरा तफरी मच गई। सारे खलाबाज इधर उधर भागने लगे। दरवाजे खुलने और बंद होने लगे। वो एक दूसरे से कह रहे थे कि उड़न तश्तरी या खलाई जहाज में कोई अजनबी दाखिल हो गया है। असल में मारिया के कुर्सी पर बैठने से उसके गैबी जिस्म से निकलने वाली शुआओं ने खतरों के अलार्म को बुझा दिया था। मारिया समझ गई कि ये लोग उससे तलाश कर रही हैं। वो रडार और कंप्यूटर की शुआओं से मारिया का सुराग लगाने की कोशिश करने लगे, मगर नाकाम रहे। उड़न तश्तरी बड़ी जबरदस्त रफ्तार के साथ तारों भरे आसमान में उड़ी चली जा रही थी। जमीन से उड़न तश्तरी के उठने से थोड़ी देर बाद वो हाइड्रोजन बम फट गए थे, जो उन्होंने दरिया किनारे जमीन में दबाए थे। उन बमों से दरिया का पानी उबलने लगा था और करीबी शहर के मकान और लोग सख्त गर्मी की वजह से भाप बनकर फिजा में उड़ गए थे। मारिया ने इस तबाही को उड़न तश्तरी की खिड़की में से देख लिया था। उसने फैसला कर लिया था कि वो इन जालिम लोगों से इस जुल्म का जरूर बदला लेगी। उड़न तश्तरी फिजा में उड़ी जा रही थी, मगर वो खला में नहीं पहुंची थी, बल्कि जमीन से 80,000 फुट की बुलंदी पर गर्दिश कर रही थी। खलाई मखलूक जहाज के अंदर बराबर मारिया को तलाश कर रही थी। मारिया उनके हाथ नहीं आ रही थी, वो उनके रडार की शुआओं की पहुंच से बाहर थी। खलाई उड़न तश्तरी में घूमते फिरते मारिया की निगाह एक छोटे से खलाई जहाज पर पड़ी। ये जहाज हंगामी हालात या मुसीबत के वक्त उड़न तश्तरी से बाहर निकलने के लिए थे। ये एक बंद गोल कमरे में रखा हुआ था। मारिया दीवार में से निकलकर उड़न तश्तरी के इंजन रूम में आ गई। यहाँ इंजन एटमी तवानाई से चल रहे थे और जगह जगह लाल बल्ब जल रहे थे। उड़न तश्तरी की रफ्तार एकदम तेज हो गई। मारिया ने खिड़की के गोल शीशे में से बाहर देखा। तश्तरी खला में जा रही थी। मारिया कैप्टन के कमरे में आ गई, ये मालूम करने के लिए कि ये लोग किस मिशन पर जा रही हैं और इनका जमीन पर उतरने से मकसद क्या था। उसके अंदर आते ही उसकी गैबी शुआओं की वजह से खतरे का अलार्म एक बार फिर चीख उठा। कैप्टन और दूसरे खलाबाज एकदम से उछल पड़े और वो छोटे छोटे रडारों वाले आलात निकालकर कमरे में तेजी से घूम फिर कर ये जांच करने लगे कि ये शुआएं कहाँ से निकल रही हैं।
मगर उनके आलात मारिया के जिस्म से निकलने वाली शुआओं तक न पहुंच सके। हालांकि कमरे में जो कॉस्मिक शुआएं चक्कर लगा रही थीं, उन्होंने मारिया का सुराग लगा लिया था। मारिया गोल खिड़की के पास आ गई। उसने बाहर देखा। उड़न तश्तरी सितारों के करीब से होकर गुजर रही थी। फिर उसने एक बहुत बड़े सियारे का एक चक्कर लगाया जिसकी सतह पर लावा उबल रहा था और उसके छींटे कई कई मील ऊपर तक जा रहे थे। उड़न तश्तरी अब एक दूसरे सियारे की तरफ रवाना हो गई। मारिया अब इस तश्तरी से वापस अपनी ज़मीन पर जाना चाहती थी, मगर जाने से पहले वो इस उड़न तश्तरी को तबाह कर देना चाहती थी ताकि ये लोग फिर दुनिया के बेगुनाह मासूम लोगों की किसी बस्ती को तबाह बर्बाद न कर सके। मारिया ने सारी उड़न तश्तरी में घूम फिर कर देख लिया था। सिर्फ इंजन रूम के साथ वाले छोटे से कमरे में एटमी प्लांट लगा हुआ था, जिसके रिएक्टर में सुई सुरख निशान से बहुत पीछे नजर आ रही थी। उस सुई को खतरे के सुरख निशान तक ले जाना मारिया के बस में नहीं था। काफी जांच पड़ताल के बाद मारिया ने एक जगह एक छोटी सी शीशे की ट्यूब को देखा जिसमें आर्सेनिक एसिड भरा हुआ था। मारिया जानती थी कि अगर ये खौफनाक तेजाब एटमी तवानाई खारिज करने वाले रिएक्टर पर डाल दिया जाए तो वो एटम बम की तरह फट जाएगा। मारिया ने ट्यूब को एटमी रिएक्टर से थोड़े फासले पर रखकर उसे तोड़ दिया। ट्यूब के अंदर से तेजाब आहिस्ता आहिस्ता निकलकर एटमी रिएक्टर की तरफ बहने लगा। ये तेजाब कोई 2 मिनट के बाद रिएक्टर तक पहुंचने वाला था। मारिया लपक कर कमरे से बाहर निकली और दीवारों के बीच से गुजरती हुई उस गोल कमरे में आ गई जहां हंगामी हालात में जमीन पर उतरने वाला छोटा खलाई जहाज मौजूद था। मारिया उसमें बैठ गई और शीशे का गोल ढकना बंद करके उसका बटन दबा दिया। ये हंगामी खलाई जहाज था जो 1 मिनट के अंदर अंदर दीवार के सुराख में से शूट करता हुआ बाहर निकला और उड़न तश्तरी से एकदम 1000 हा गज दूर हो गया। खलाई जहाज के निकलते ही उड़न तश्तरी में सबको खबर हो गई कि जो अजनबी तश्तरी में दाखिल हुआ था वो फरार हो गया है। खलाबाजों ने मारिया की उड़न तश्तरी पर लेजर शुआओं की गन्नों से हमला कर दिया, मगर अब वक्त गुजर गया था। तेजाब एटमी रिएक्टर तक पहुंच गया था। मारिया उड़न तश्तरी से कई मील दूर जा चुकी थी कि एक भयानक धमाका हुआ और खला में उड़न तश्तरी के टुकड़े पिघल पिघल कर भाप बनकर उड़ गए। मारिया का खलाई जहाज महफूज रहा। अगर वो उड़न तश्तरी से इतनी दूर ना होती तो उसका जहाज भी शदीद गर्मी की वजह से भाप बनकर उड़ गया होता। मारिया ने खलाई जहाज का रुख जमीन के सियारे की तरफ कर दिया। उसे एक ही डर था कि वो खला में एक चक्कर लगा आई है। खला में एक चक्कर लगाने में उसे सिर्फ 10 मिनट लगे थे, मगर खुदा जाने जमीन पर कितने साल गुजर गए हों। लेकिन जब मारिया का खलाई जहाज जमीन पर एक जगह पहाड़ियों में उतरा तो मारिया को रात के अंधेरे में कुछ फासले पर किसी वायरलेस स्टेशन के एरियल की नीली रोशनी जलती बुझती नजर आई। इसका मतलब ये था कि ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था और वो दुनिया पर 20वीं सदी में ही वापस आ गई थी। अभी तक दुनिया पर वायरलेस का तरीका आम था, लेकिन उसके खला में आने जाने से जमीन पर काफी बरस गुजर गए थे। दुनिया बड़ी तरक्की कर गई थी। मोटर कारों की जगह अब लोग ज्यादातर छोटे छोटे हेलीकॉप्टरों में बैठकर अपने दफ्तरों को जाते थे और हवाई जहाज बसों की तरह हवा में 24 घंटे उड़ते रहते थे। मारिया पहाड़ों में से निकलकर एक बहुत चौड़ी सड़क पर आ गई जिस पर रोशनियां लगी थीं। एक बहुत बड़ा ट्रक वहां से गुजरा तो मारिया उछलकर उस पर सवार हो गई। ट्रक ड्राइवर के साथ एक गोरे रंग का आदमी भी बैठा हुआ था। उनकी बातों से मारिया को पता चला कि वो यूरोप के मुल्क जर्मनी के एक शहर में उतर आई है। उन दोनों की बातों से मारिया को यह भी मालूम हुआ कि दुनिया तीसरी एटमी जंग के किनारे पर खड़ी है और उस खौफनाक एटमी जंग की वजह से दुनिया किसी वक्त भी तबाह हो सकती है। उस ट्रक ने मारिया को जर्मनी के उस शहर के एक आलीशान बिल्डिंग के सामने पहुंचा दिया। ये बिल्डिंग तिकोनी शक्ल की थी और इसकी कई 100 मंजिलें थीं। ये बिल्डिंग मशरकी जर्मनी का दफ्तर जंग था और इसके एक कमरे में एटमी जंग के सिलसिले में बड़ी अहम मीटिंग हो रही थी। उस कमरे में कई रंगों के टेलीफोन रखे थे और जंगी अफसर सर झुकाए परेशान बैठे थे। वो बार बार दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन को तक रहे थे जिस पर अमेरिका के बड़े बड़े शहरों की तस्वीरें बार बार आ रही थी। अचानक सुर्ख रंग के फोन की बत्ती जलने बुझने लगी। वहां अफरा तफरी सी मच गई। सफेद बालों वाले ऑफिसर ने रिसीवर उठाकर कानों के साथ लगाया ही था कि उसका रंग जर्द हो गया और रिसीवर उसके हाथ से गिर पड़ा। उसने मरी हुई आवाज में कहा, हजरात, तीसरी एटमी जंग शुरू हो गई है। ये कहकर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी तरफ किसी ने ध्यान न दिया। सबकी नजरें स्क्रीन पर जम गईं। स्क्रीन पर न्यूयॉर्क शहर की तस्वीर आई हुई थी। अचानक न्यूयॉर्क का आसमान सुर्ख हो गया। एक रॉकेट सुर्ख आग छोड़ता उसके ऊपर गिरा और न्यूयॉर्क शहर की ऊंची ऊंची इमारतें 1 सेकंड से भी कम अरसे में पहले सुर्ख अंगारा बनी, फिर पिघलकर पानी बन गई और फिर भाप और गैस बनकर उड़ गई। 1 सेकंड पहले जहां दुनिया का सबसे अजीमुशान शहर न्यूयॉर्क आबाद था, वहां अब वीरान मैदान जिसमें जगह जगह गड्ढे पड़ गए थे
और वहां से भाप खारिज हो रही थी। वहां खड़े लोग खौफजदा चेहरों से एक दूसरे को तकने लगे। तकरीबन 2 करोड़ लोग 1 सेकंड में मर गए थे। स्क्रीन पर वॉशिंगटन शहर को देखा गया कि उसका क्या हाल है। वॉशिंगटन शहर की जगह अब एक तबाह बर्बाद ऊंचा नीचा मैदान बाकी रह गया था, जहां बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे और उनमें से गर्म भाप निकल रही थी। दूसरे एटमी रॉकेट ने वॉशिंगटन को भी नीस्तो नाबूद कर दिया था। माय गॉड, ये क्या हो गया? अब हमारी बारी है। मास्को देखो, मास्को देखो, एक आदमी चिल्लाया। स्क्रीन पर मास्को की सुई घुमा दी गई। मास्को शहर का भी नामो निशान मिट चुका था और रूस के तमाम बड़े बड़े शहरों की जगह सिवाय वीरान मैदानों के कुछ बाकी नहीं बचा था। मारिया ये तबाही चुपचाप खड़ी देख रही थी। इंसान ने इंसान को हमेशा के लिए तबाह करने का काम शुरू कर दिया था। फिर एक धमाका हुआ। सुरख रोशनी का बेइंतहा तेज झपाका चमका और दूसरे लम्हे मारिया उछलकर फिजा में कई फुट बुलंद हो गई। वो हवा में उड़ती हुई मशरकी जर्मनी के उस शहर की दफ्तर जंग की बिल्डिंग से कई 100 फुट दूर जा पड़ी। जब वो उठी तो उसको अपने इर्द गिर्द सिवाय आग के शोलों के और कुछ दिखाई ना दिया। वो बड़ी मुश्किल से उन शोलों से बाहर निकली। मशरकी जर्मनी का यह सबसे बड़ा शहर राख का ढेर बन गया था। वहां सिवाय जमीन के गड्ढों से खारिज होने वाली गर्म भाप के और कुछ ना था। मारिया जमीन पर एक तरफ भागी और फिर पूरी ताकत के साथ जमीन पर से हवा में उछली और जमीन से 50 फुट ऊपर जाकर हवा में तैरने लगी। बहुत दूर जाने के बाद जरा धुंध कम हुई तो उसने नीचे देखा। नीचे जमीन बंजर और वीरान थी। दरिया का पानी गर्म होकर खोल रहा था। दरख्त जलकर स्याह राख में बदल गए थे। वो फिजा में उड़ती चली गई। दूर दूर तक उसे खूबसूरत यूरोप का कोई शहर जिंदा सलामत दिखाई न दिया। एटमी रॉकेटों ने इंसानों, इमारतों, पुलों और दरियाओं के नामो निशान तक मिटा दिए थे। दरिया गर्म होकर खोलने के बाद भाप बन बनकर उड़ रहे थे। चश्मे सूख गए थे। मारिया समुंदर के ऊपर आ गई। समुंदर का पानी भी खोल रहा था और फिजा में बादलों की छत पड़ गई थी। ये बादल सख्त गर्म थे। आसमान पर दूर दूर तक कोई परिंदा भी उड़ता नजर नहीं आ रहा था। बमों की तपिश से 70,000 फुट की बुलंदी तक तमाम परिंदे जलकर भाप बन गए थे। मारिया हवा में उड़ती चली गई। आसमान भाप के बादलों में छुप गया था। सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा था। सारा दिन और सारी रात हवा में उड़ने के बाद मारिया मशरिक वुस्ता के एक मुल्क में आ गई। यहाँ भी तीसरी एटमी जंग ने तबाही फैला रखी थी। शहर राख बन चुके थे। मारिया उड़ती चली गई। वो मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के ऊपर आई तो उसने देखा कि काहिरा शहर की इमारतें उसी तरह खड़ी हैं, मगर वहां सड़कों, गलियों और मकानों में कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। इस शहर पर तीसरी एटमी जंग के दौरान एक ऐसा बम मारा गया था जिससे इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचा, मगर इंसानों, जानवरों और परिंदों को तेज गर्मी की वजह से भाप बनाकर हवा में उड़ा दिया गया था। मारिया इस शहर की एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर उतर गई। उसके पैर अभी बिल्डिंग की छत पर ही लगे थे कि तेज रोशनी का एक शीशा सा उसकी आंखों के आगे चमक गया। मारिया की आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसका जिस्म जैसे गर्म भाप की आंधी में तिनके की तरह हवा में बुलंद होकर कई फरलांग दूर जा गिरा। उसने जमीन पर से उठकर देखा तो इतने बड़े शहर की इमारतें मोम की तरह पिघलकर पानी बनकर जमीन के अंदर लग चुकी थीं और शहर के दरमियान से सुरख बादल एक छतरी की तरह ऊपर को उठता चला गया। इस शहर पर यह एटम बम गिरा था। मारिया को शदीद गर्मी का एहसास हुआ। वो एक तरफ को भागी। सामने एक टीले के पत्थर और रेत दलदल बनकर उबल रही थी। मारिया एक बार फिर जोर लगाकर उछली और उड़ती हुई शहर से काफी फासले पर सहरा में उतर गई। एटम बम की ताबकारी ने यहाँ तक परिंदों और मवेशियों और इंसानों को हलाक कर डाला था। कुछ फासले पर अबुल हॉल का जो बहुत बड़ा बुत खड़ा हुआ करता था वो भी राख का ढेर बन गया था। मारिया को दूर एहराम मिस्र के तकोने टीले दिखाई दिए। वो हवा में तैरती हुई टीलों के पास आ गई। यहाँ भी असवान डैम का पानी मौजें मारता दरिया नील की तरफ बहा करता था। दरिया नील का पानी भाप बनकर पहले ही उड़ गया था। असवान डैम तबाह हो चुका था और उसका पानी कहीं दिखाई नहीं देता था। उसकी जगह एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन गया था जिसके अंदर मुर्दा मछलियों के ढेर पड़े थे। इस हौलनाक तबाही से अगर कोई चीज सलामत रही थी तो वो एहराम मिस्र थे जो उसी तरह खड़े थे, शायद इस वजह से कि एटम बम उनसे काफी फासले पर फटा था। मारिया उन एहराम से अच्छी तरह वाकिफ थी। उनमें सबसे बड़ा एहराम मलका नफरीती का एहराम था जिसके अंदर मलका नफरीती और उसके खावंद फिरौन तूतख आमून की हनूत की हुई लाश हुआ करती थी। फिर ये लाशें यहाँ से निकालकर पेरिस और लंदन के अजायब घरों में ले जाई गईं और तीसरी एटमी जंग में पेरिस और लंदन का भी नामो निशान बाकी नहीं रहा था।
और मिस्र की इस कदीम मलका और फिरौन की लाशें भी हाइड्रोजन बमों की क़यामत की तपिश में जलकर भाप बन गई थीं। एहराम का दरवाज़ा एटम बम के धमाके से टूटकर गिर चुका था। उसके बड़े बड़े चकोर पत्थर एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े थे। मारिया एहराम के अंदर दाखिल हो गई। उसे बेख्तियार अंबर और नाग की याद आ गई। खुदा जाने वो कहाँ होंगे। सबसे ज़्यादा फिक्र उसे नाग की थी, क्योंकि नाग एटम बम की तबाही से हलाक हो सकता था। वो दुआ मांगने लगी कि नाग मुस्तकबिल में ना हो, बल्कि उससे पहले के किसी ज़माने में निकल चुका हो। वैसे उसकी दुआ पहले ही कबूल हो चुकी थी और नाग और अंबर 2500 साल पीछे के ज़माने में दरियाए फरात की वादी से निकलकर यमन के इलाके में दाखिल हो गए थे। वो मारिया की तलाश में थे और उनमें से किसी को खबर नहीं थी कि मारिया सन 1983 के ज़माने से भी आगे के ज़माने में निकलकर तीसरी आलमगीर एटमी जंग में होने वाली दुनिया की तबाही को अपनी आंखों से देख रही थी। एहराम के अंदर अंधेरा था, सिर्फ टूटे हुए दरवाजे की हल्की रोशनी कुछ दूर तक मारिया के साथ आई, फिर वो भी पीछे रह गई। मगर मारिया अंधेरे में भी देख सकती थी। एटम बम की ताबकारी का असर यहाँ एहराम के अंदर तक आया हुआ था। मारिया ने 2 खरगोशों को मरे हुए देखा। ये एटम बम गिरने के बाद पनाह लेने एहराम में आ गए थे, मगर एटमी ताबकारी ने इन्हें यहाँ भी हलाक कर दिया। एहराम का तारीखगार आगे जाकर घूम गया। सामने एक नीची छत वाला कमरा आ गया। उस दरवाजे में मारिया को एक बूढ़े आदमी की लाश दिखाई दी। शायद ये बदकिस्मत इंसान भी एटम बम की तबाही से बचने के लिए यहाँ आ गया था, मगर जिंदा न बच सका। मारिया दरवाजे में से गुजरकर फिरौने मिस्र तूतख आमून के मकबरे में दाखिल हो गई। फिरौने मिस्र की मम्मी का ताबूत खाली पड़ा था। उसमें से मम्मी उठाकर पेरिस के अजायब घर में पहुंचा दी गई थी, जहां वो शहर के साथ ही नीस्तो नाबूद हो गई थी। यही हाल मलका नफरीती की लाश का हुआ था, जिसका ताबूत फिरौने मिस्र के ताबूत के साथ ही खाली पड़ा था। मारिया को ख्याल आया कि हो सकता है कुछ और लोग पनाह लेने के लिए यहाँ आ गए हों, इसलिए घूम फिर कर सारे एहराम को छान मारा, मगर सिवाय बूढ़े की लाश के उसे वहाँ कोई इंसान न मिला। असल में बम इतना अचानक गिरा था कि किसी को भागने की मोहलत न मिल सकी थी। लोग घरों और सड़कों पर पहले बम की शुआओं के साथ ही फना हो गए। दूसरे एटम बम ने शहर की इमारतों को राख में मिला दिया। ये बूढ़ा कहीं करीब ही से गुजर रहा होगा कि धमाके की गर्मी से भागकर एहराम में आ गया, मगर एटमी ताबकारी ने उसे यहाँ भी जिंदा न छोड़ा और वो हलाक हो गया। मारिया ने बारी बारी झांक कर फिरौन और मलका के खाली ताबूतों को देखा। तीसरी आलमी जंग के बाद इंसान के हाथों दुनिया की तबाही से मारिया का दिल बेहद उदास हो गया था और वो माजी के ज़माने के अमन पसंद लोगों के दरमियान वापस जाना चाहती थी। उसे ये भी यकीन था कि अंबर और नाग से उसकी मुलाकात भी माजी के ही ज़माने के किसी शहर में होगी। दुनिया तबाह बर्बाद हो चुकी थी। हाइड्रोजन बमों वाले रॉकेटों ने दुनिया के हर शहर को वीरान करके राख का ढेर बना दिया था। लोगों से भरी हुई दुनिया कब्रिस्तान बन गई थी। आसमान पर कोई परिंदा तक नजर न आता था, ना कोई दरख्त बाकी बचा था और ना कोई चश्मा बाकी रहा था। हर तरफ मौत की हुक्मरानी थी। जंगल जल गए थे और जंगली जानवर मर खप गए थे। दुनिया में इस कदर तन्हाई का एहसास मारिया को पहले कभी नहीं हुआ था। इंसान के हाथ से इंसान की इस भयानक तबाही पर मारिया की आंखों में आंसू आ गए। कितनी देर तक वो फिरौने मिस्र और मलका मिस्र के खाली ताबूतों के पास चबूतरे पर बैठी रही। अचानक उसे फिर वैसी ही आवाज़ सुनाई दी जैसी उसे दरिया के किनारे आधी रात को अस्तबल में बैठे हुए सुनाई दी थी। ये आवाज़ एहराम के बाहर से आ रही थी। मारिया तेजी से एहराम से निकलकर बाहर आ गई। एटम बम की वजह से उठने वाला सुरख बादल आसमान पर बहुत ऊपर जाकर फिजा में हल हो गया था। फिजा में राख सी उड़ रही थी। मारिया ने राख की धुंध में उसी किस्म की एक उड़न तश्तरी को निकलते देखा जैसे उसने पहले देखी थी और जिसको उसने तबाह कर दिया था। यह उड़न तश्तरी एहराम के करीब आकर ज़मीन पर उतर गई। इसका दरवाज़ा खुला, सीढ़ी अपने आप बाहर निकली और 2 आदमी जिन्होंने वैसे ही चांदी जैसे खलाई सूट पहन रखे थे, हाथों में लेज़र शुआओं वाली पिस्तौलें पकड़े बाहर निकले और एहराम के दरवाजे की तरफ बढ़े। वह मारिया के करीब से होकर एहराम में दाखिल हो गए। मारिया भी उनके पीछे पीछे गई। दोनों खलाबाजों की शक्ल और कद काठ आम इंसानों की तरह था, मगर मारिया ने देखा कि खलाई टोप के अंदर उनकी आंखें गोल होने की बजाय चौकोर थीं और उनकी पलकें नहीं थीं। वो किसी अजीबोगरीब जुबान में बात कर रहे थे। इस किस्म की चौकोर आंख वाली खलाई मखलूक मारिया पहली बार देख रही थी। दोनों खलाई आदमी फिरौने मिस्र के मकबरे में आ गए। एक ने जेब में से शीशे का चमकता हुआ तिकोना टुकड़ा निकाला और बारी बारी मलका और फिरौन के खाली ताबूतों में डालकर चारों तरफ घुमाया। फिर अपने साथी से कहने लगा,
याकूत के बने हुए जिस सांप की हमें ज़रूरत थी वो यहाँ नहीं है। मालूम होता है कि हमने जो एटम बम गिराया उसकी ताबकारी से याकूत का सांप भी भाप बनकर उड़ गया। दूसरा खलाई आदमी बोला, रब्बे खला को हम क्या जवाब देंगे, उसे याकूत के सांप की तलाश है। पहला कहने लगा, हम क्या कर सकते हैं, रब्बे खला ने दुनिया पर उड़न तश्तरियों से हमला करके हाइड्रोजन रॉकेट बरसाकर उसे तबाह बर्बाद कर दिया है और वो इतनी बड़ी दुनिया का अकेला बादशाह बन चुका है, उसे और क्या चाहिए। दूसरे ने कहा, रब्बे खला को याकूत के सांप की ज़रूरत है और तुम जानते हो कि अगर हमने उसे ये सांप लाकर ना दिया तो वो हमें जिंदा न छोड़ेगा। पहले खलाबाज ने कहा, फिर हमें मजबूरन समुंदर की तह में जाकर पनाह लेनी पड़ेगी। दूसरा कहने लगा, अभी हम रब्बे खला को ये नहीं बताते कि हमें याकूत का सांप नहीं मिला, हम यही कहेंगे कि उसकी तलाश जारी है। आओ चलें, तुम ठीक कह रहे हो। दोनों खलाबाज एहराम से बाहर निकल गई। मारिया उनके पीछे पीछे गई। वो उड़न तश्तरी में सवार होकर उड़ गई। मारिया वापस एहराम में मलका मिस्र और फिरौने मिस्र के ताबूतों के पास आकर बैठ गई और गौर करने लगी कि याकूत के सांप का क्या राज है। वो कौन सा सांप है जो याकूत का बना हुआ है और जिसके बारे में इन खलाई इंसानों को इल्म था और जिसकी तलाश में खलाई मखलूक के बादशाह रब्बे आजम ने उन्हें यहाँ भेजा था। अब एक और बात मारिया पर जाहिर हुई थी कि तीसरी आलमगीर जंग इंसानों ने शुरू नहीं की थी, बल्कि एक खलाई मखलूक ने दुनिया पर अचानक हमला करके उसको नीस्तो नाबूद कर दिया था और अब उस खलाई मखलूक का बादशाह दुनिया का हुक्मरान यानी रब्बे खला बनकर बैठ गया था। मारिया सोचने लगी, यह खलाई मखलूक ज़रूर किसी दूर दराज सियारे से यहाँ आई है और इसने दुनिया पर कब्जा करने के बाद यहाँ अपनी बादशाहत कायम कर ली है और ज़रूर किसी जगह अपना हेडक्वार्टर बनाया होगा। मारिया इस खलाई मखलूक से दुनिया की तबाही का इंतकाम लेना चाहती थी, मगर वो अकेली थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी ताकतवर और साइंस में इस कदर तरक्की याफ्ता मखलूक से किस तरह इंतकाम ले। रह रहकर उसे याकूत के बने हुए सांप का ख्याल आ रहा था। उस सांप में ज़रूर कोई बड़ी अहम बात होगी जिसकी तलाश खलाई मखलूक के सबसे बड़े साइंसदान यानी बादशाह रब्बे खला को थी। अगर किसी तरह से उसे यह सांप मिल जाए तो इस राज पर से पर्दा उठ सकता था, मगर सवाल ये था कि याकूत का सांप मारिया को कहाँ से मिल सकता था। ये बात मारिया की अकल से बाहर थी। उसे नाग का ख्याल आ गया। वो अजीम नाग देवता था। वो अगर वहाँ होता तो हो सकता है वो याकूत के सांप को तलब कर लेता, मगर याकूत का सांप तो बेजान होगा। याकूत पत्थर होता है और भला पत्थर से बना हुआ सांप भी कभी कोई बात बता सकता है। इन्हीं सोचों में गुम मारिया एहराम से बाहर निकल आई। आसमान पर अभी तक एटमी राख बिखरी हुई थी और गुरूब होते हुए सूरज का रंग कभी सुर्ख हो जाता और कभी कासनी पड़ जाता था। ऐसा सूरज मारिया ने पहले कभी नहीं देखा था। यह बिल्कुल क़यामत के दिन का सूरज मालूम हो रहा था। मारिया ने उस तरफ निगाह उठाई जहाँ कभी काहिरा का मॉडर्न और हसीन तरीन शहर हुआ करता था। उसे डूबते सूरज के हल्के हल्के कासनी रंग के अंधेरे में शहर में रोशनी का एक बहुत बड़ा मीनार जगमगाता दिखाई दिया। ज़रूर ये खलाई मखलूक ने बनाया होगा। मारिया शहर की तरफ चल पड़ी। शहर में जाने वाला रास्ता सुनसान और वीरान था। ना कोई आदम था ना आदमजाद। किसी परिंदे की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। फिजा में कासनी रोशनी भयानक अंधेरे में तब्दील हो रही थी। हवा गर्म थी और उसमें ऐसी सरगोशियाँ सी सुनाई दे रही थीं जैसे मरने वाले लाखों इंसानों की बेचैन रूहें रो रही हों। जिस जगह शहर हुआ करता था वहाँ अब सिवाय मैदान के और कुछ नहीं था। एक जगह वही रोशनी का बुलंद मखरूती मीनार था और उसके इर्द गिर्द 10-12 उड़न तश्तरियाँ थोड़े थोड़े फासले पर खड़ी थी। मारिया उन उड़न तश्तरियों के करीब आ गई। रोशनी का मीनार गोया पारे की बनी हुई एक बहुत बड़ी ट्यूब थी जिसमें से रोशनी की किरणें निकल निकल कर चारों तरफ बिखर रही थीं। उड़न तश्तरियाँ एक दूसरी से 100-100 फुट के फासले पर खड़ी थीं। दरमियान वाली उड़न तश्तरी सबसे बड़ी थी और उसके गुंबद पर बेशुमार नीली और सुर्ख रोशनियाँ लगी थीं। हर तश्तरी की सीढ़ी ज़मीन तक आई हुई थी। शायद यहाँ रोशनी के मीनार से निकलने वाली शुआओं का असर था कि एटम की ताबकारी बिल्कुल नहीं थी और खलाई आदमी खलाई सूट के बगैर चल फिर रहे थे। मारिया ने पहली बार यहाँ खलाई औरतें देखीं। उनके स्याह बाल सरों पर कटे हुए घास की तरह खड़े थे और चकोर आंखों में नीले डेले बल्ब की तरह रोशन थे। मर्दों की चकोर आंखें जर्द थीं। उन औरतों के कद मर्दों के मुकाबले में लंबे थे। उनका लिबास सफ़ेद चांदी जैसी बर्जिस और जिस्म के साथ चिमटा हुआ ब्लाउज था। गले में काला फीता था जिस पर उड़न तश्तरी के निशान का तगड़ा बना हुआ था। हर मर्द औरत की कमर के साथ लेज़र शुआ की पिस्तौल लगी थी जिसमें से निकलने वाली सुरख शुआ जहाँ पड़ती थी उस शय को फना कर देती थी। मारिया को इस बात से इत्मीनान हो गया कि उसकी मौजूदगी की वजह से
खतरे का कोई अलार्म चीखा नहीं था। कोई रेडार या कंप्यूटर ने मारिया के वहां पर मौजूद होने की खबर नहीं दी थी। उड़न तश्तरी में शायद इसलिए कुर्सी पर बैठते ही अलार्म चीख उठा था कि वो परवाज कर रही थी। मारिया बड़ी आज़ादी से उस खलाई मखलूक के दरमियान चलने फिरने लगी। फिर वो सबसे बड़ी दरमियान वाली उड़न तश्तरी की सीढ़ियां चढ़कर उसके अंदर दाखिल हो गई। ये उड़न तश्तरी अंदर से एक बहुत बड़ा गोल खलाई जहाज लग रही थी। इसकी 2 मंजिलें थीं। ऊपर वाली मंजिल में खास कमरा था जिसकी दीवारें चांदी की बनी हुई थीं। यहाँ कोई बल्ब नहीं लगा था। हल्की हल्की रोशनी उन चांदी की दीवारों में से आ रही थी। यहाँ एक अजीमुशान आराम कुर्सी पर एक उधेड़ उम्र की थोड़े थोड़े सफ़ेद बालों वाली खलाई औरत बैठी थी। ये औरत उस काहिरा वाले खलाई हेडक्वार्टर की गवर्नर थी। इन लोगों ने इसी तरह हर मुल्क के बड़े शहर के वस्त में उसे तबाह करने के बाद अपने हेडक्वार्टर बना लिए थे। ये सारे हेडक्वार्टर रब्बे खला के मातहत थे, जो समुंदर पार अमेरिका के किसी बड़े शहर में अपना सबसे बड़ा खलाई हेडक्वार्टर बनाकर रहता था। मारिया उस औरत के करीब दीवार से लगकर खड़ी हो गई। उस गवर्नर औरत की आंखें भी चकोर और नीली थीं। उसके आसपास 2 जवान खलाई औरतें अदब से खड़ी थीं। एक खलाई औरत जो उन सबसे कम उम्र और खूबसूरत थी, गवर्नर औरत के सामने चौकी पर बैठी उसकी पिंडली पर बिजली के 2 तार लगाए मशीन के एक डायल को गौर से देख रही थी। इतने में वही 2 खलाई आदमी कमरे में दाखिल हुए जिनको मारिया ने हराम के अंदर फिरौन और मलका मिस्र के मकबरे में देखा था। उन्होंने आते ही दोनों बाजू फैलाकर सलाम किया और बताया कि याकूत का सांप एहराम के अंदर ताबूतों में नहीं मिला। खलाई गवर्नर औरत की आंखों का रंग तब्दील हो गया। उसकी चकोर आंखें नीली से सुर्ख हो गईं। उसने गुस्सा भरी आवाज में कहा, अगर याकूती सांप नहीं मिला तो तुम यहाँ क्यों आए हो? उनमें से एक आदमी बड़े अदब से सर झुकाकर बोला, हम रब्बे खला की कसम खाकर कहते हैं कि याकूत के सांप का वहां कहीं नामो निशान भी नहीं था। ऐसा लगता है कि हमारे एटम बमों की ताबकारी से वह पिघलकर भाप बन गया है। गवर्नर औरत की आंखों का रंग सुर्ख से एकदम सफेद हो गया। ये रंग बदलता देखकर तीनों औरतें परेशान होकर एक तरफ खड़ी हो गईं। दोनों खलाई आदमी भी थर थर कांपने लगे। वो रहम की दरख्वास्त करते हुए फर्श पर 2 जानू झुके ही थे कि गवर्नर औरत की कुर्सी में से एक ही वक्त में लेजर की 2 कातिल सुरक्षाएं निकलकर दोनों खलाई इंसानों पर पड़ी और एक झपाके के साथ दोनों जलकर भस्म हो गए। 1 सेकंड बाद फर्श पर उनका साया तो क्या, निशान तक बाकी नहीं था। औरत की चकोर आंखों का रंग फिर नीला हो गया। तीनों औरतें दोबारा गवर्नर औरत की खिदमत करने लगीं। मारिया उस खलाई जालिम औरत को हैरानी से तक रही थी कि कितनी आसानी के साथ उसने 2 इंसानों को हलाक कर दिया और उस पर जरा सा भी असर नहीं हुआ था। अब मारिया ये देखना चाहती थी कि उसके किसी कुर्सी पर बैठने की वजह से खतरे का अलार्म तो नहीं बज उठता। दीवार के साथ एक गोल सफेद कुर्सी लगी हुई थी। मारिया उस पर जाकर बैठ गई। खतरे का कोई भी अलार्म न बजा। मारिया की तसल्ली हो गई कि उसके जिस्म से निकलने वाली शुआओं को उड़न तश्तरी वालों की कोई भी मशीन या रडार पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकता। इतने में गवर्नर औरत ने उंगली के इशारे से उस लड़की को खड़े होने के लिए कहा जो सबसे ज्यादा नौजवान और खूबसूरत थी। वो लड़की अदब से खड़ी हो गई। गवर्नर औरत ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा, एहराम मिस्र में जाओ और याकूती सांप का सुराग लगाओ कि वो कहाँ है। याद रखो, अगर तुम भी नाकाम वापस लौटी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। जाओ। खलाई लड़की ने दोनों बाजू आगे को फैलाकर सलाम किया और उल्टे कदमों गोल कमरे से बाहर निकल गई। मारिया भी उसके साथ ही कमरे से बाहर निकल गई। वो उस लड़की के इंजाम से बाखबर थी। उसे मालूम था कि एहराम में याकूती सांप उसे नहीं मिलेगा और यह जालिम खलाई गवर्नर औरत इसे भी मौत की सुरक्षा से हलाक कर देगी। मारिया उस खलाई लड़की के साथ उड़न तश्तरी से बाहर निकल आई। खलाई लड़की एक छोटी सी उड़न तश्तरी में बैठ गई। मारिया भी उसके पास ही उड़न तश्तरी में जा बैठी। खलाई औरत को मारिया की बिल्कुल खबर ना हुई। ये छोटी सी उड़न तश्तरी बड़े ट्रक के टायर की तरह थी जिसके ऊपर शीशे का बल्ब बना हुआ था। खलाई लड़की ने उसमें दाखिल होने से पहले खलाई सूट पहन लिया था क्योंकि एहराम मिस्र के आसपास अभी तक एटमी ताबकारी का असर था। खलाई लड़की नन्ही तश्तरी को उड़ाकर एहराम के पुराने दरवाजे तक ले गई और फिर उतरकर एहराम के अंदर दाखिल हो गई। मारिया उसके साथ साथ थी। उसे मालूम था कि दोनों ताबूत खाली हैं और याकूती सांप कहीं भी नहीं है। खलाई लड़की ने मकबरे के अंदर आकर दोनों खाली ताबूत गौर से देखे। शीशे की तिकोन निकालकर उसे ताबूत के अंदर डालकर घुमाया। फिर शीशे की तिकोन लेकर एहराम के चारों कोनों में गई। फिर दीवार के साथ जगह जगह पत्थरों की दर्जों में शीशे की तिकोन को लगाकर उसे किसी जगह भी याकूती सांप का सुराग न मिला। वो परेशान हो गई। परेशानी उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। उसकी चकोर आंखों का नीला रंग बदलकर जर्दी माइल नीला हो गया था। खलाई मखलूक इसे मौत के खौफ का रंग समझती थी। खलाई लड़की ताबूत के सरहाने की तरफ जाकर खड़ी हो गई।
उसने अपनी कमर में लगा हुआ मौत की सुरक्षा वाला पिस्तौल निकालकर हाथ में थामा और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी चकोर आंखों के दरमियान लाने लगी। मारिया एकदम चौंक पड़ी। खलाई लड़की खुदकुशी करने लगी थी। मारिया को ये लड़की प्यारी लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि वो अपने आप को हलाक कर डाले। मारिया उछलकर खलाई लड़की के करीब आ गई और उसने जोर से हाथ मारकर उसका पिस्तौल जमीन पर गिरा दिया। खलाई लड़की का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया कि ये उसके हाथ पर किसने अपना हाथ मारकर पिस्तौल गिरा दिया। वह झुककर पिस्तौल उठाने के लिए आगे बढ़ी तो मारिया ने जल्दी से पिस्तौल उठा लिया। पिस्तौल मारिया के हाथ में जाते ही गायब हो गया। अब तो खलाई लड़की और ज्यादा हैरान हो गई, मगर वो साइंसी तौर पर बड़ी तरक्की याफ्ता मखलूक थी। वो डरी बिल्कुल नहीं। उसने अपनी जुबान में बुलंद आवाज से पूछा, क्या तुम कोई मरीख की मखलूक हो जिसने अपने जिस्म के जर्रों को गायब कर रखा है? मारिया ने सोचा कि अब इससे बात कर ही लेनी चाहिए। उसने कहा, मैं मरीख की नहीं बल्कि इसी दुनिया की एक लड़की हूँ जिसको तुम लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया है। खलाई लड़की ने कहा, अगर तुम इस दुनिया की मखलूक हो तो हमारी जुबान कैसे बोल लेती हो? मारिया ने कहा, मैं इस दुनिया की ही नहीं सारी कायनात की जहाँ जहाँ इंसान आबाद हैं जुबान बोल लेती हूँ और समझ लेती हूँ। खलाई लड़की बोली, तुम कौन हो और हमारे इतने ताकतवर हाइड्रोजन और लेजर बमों के धमाकों से कैसे बच गई? मारिया ने कहा, तुम्हारे खतरनाक से खतरनाक बम और कातिल से कातिल शवाब भी मुझे हलाक नहीं कर सकती। तुमने मुझे मरने से क्यों रोका? खलाई लड़की ने पूछा। मारिया ने कहा, इसलिए कि मेरे हमवतनों पर इतना जुल्म सितम करने के बावजूद तुम मुझे सारी जालिम खलाई मखलूक में से अच्छी लगी हो। अगर तुम मुझे अच्छी ना लगती तो मैं तुम्हें खुदकुशी करने से कभी ना रोकती। मैं उड़न तश्तरी में भी तुम्हारे साथ थी और मुझे ये भी मालूम है कि तुम खुदकुशी क्यों करने लगी थी। और अगर तुम याकूती सांप लेकर गवर्नर के पास ना गई तो वो पहले वाले नाकाम खलाई इंसानों की तरह तुम्हें भी मौत के घाट उतार देगी। खलाई लड़की की चकोर आंखों का रंग फिर से नीला हो गया। वो आवाज के अंदाजे से मारिया के बिल्कुल करीब आ गई और उसने दोनों हाथों से मारिया का चेहरा छूने की कोशिश की। मारिया ने कहा, तुम मुझे नहीं छू सकती। मैं जर्रे भी नहीं हूँ बल्कि नूर की ऐसी शुआओं में तब्दील होकर गायब हूँ जो किसी को दिखाई नहीं दे सकती। खलाई लड़की कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें अच्छी क्यों लगी हूँ? मारिया ने कहा, तुम मुझे अपनी बहन लगती हो, छोटी बहन। खलाई लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। खलाई सूट के अंदर मारिया को उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? मारिया ने पूछा। खलाई लड़की ने कहा, कैटी। और तुम्हारा नाम क्या है? मारिया ने कहा, मारिया। खलाई लड़की जरा सा मुस्कुराई और बोली, मारिया, मुझे भी तुम्हारी आवाज प्यारी लगती है। इसके साथ ही खलाई लड़की कैटी उदास हो गई और उसकी चकोर आंखों का रंग फिर जर्दी माइल नीला पड़ने लगा। वो बोली, मारिया, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरा पिस्तौल वापस कर दो और मुझे मर जाने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि गवर्नर की कुर्सियों से निकलने वाली जालिम शुआएं मुझे जलाकर भस्म कर दें। मारिया ने कहा, कैटी, तुम्हारी जगह कोई और खलाई आदमी होता तो मैं उसे अपने हाथ से हलाक कर डालती, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे बहन भाइयों को नीस्तो नाबूद कर दिया। मगर तुम मुझे प्यारी लगती हो, इसलिए तुम्हें पिस्तौल कभी नहीं दूंगी। कैटी टहलने लगी, फिर बोली, इस दुनिया को तबाह करने में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं दुनिया पर हमला करने के खिलाफ थी, मगर रब्बे खला पर सारे निज़ाम शमसी के सियारों को कब्जे में करने का भूत सवार है। उसके हुक्म से तमाम दुनिया को तबाह किया गया है, इसलिए मुझसे नाराज ना हो और मुझे पिस्तौल दे दो। मारिया ने कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। खलाई लड़की कैटी के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट फैल गई। मारिया, अगर मैं खुदकुशी ना करूं तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं इनके रडारों और कंप्यूटरों की शुआओं से बचकर कहीं नहीं जा सकती। मैं जहां भी होंगी ये लोग मुझे तलाश कर लेंगे और फिर बड़ी जिल्लत की मौत मारेंगे। मारिया ने कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अपने साथ ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां इनके रडार की शुआएं नहीं पहुंच सकेंगी। खलाई लड़की कैटी ने कहा, तुम मुझे ज़मीन और समुंदर के नीचे भी ले जाओगी तो ये लोग वहां से भी मुझे निकाल लाएंगे। मारिया ने कहा, मैं तुम्हें ना ज़मीन के अंदर ले जाऊंगी, ना समुंदर की गहराइयों में और ना आसमान की बुलंदियों में। फिर कहाँ ले जाकर छुपाओगी? कैटी ने पूछा। मारिया बोली, मैं तुम्हें गुजरे हुए ज़माने में ले जाऊंगी, तारीख के उस ज़माने में ले जाऊंगी जहाँ इन लोगों का अभी नामो निशान भी मौजूद नहीं होगा। कैटी ने कहा, शायद तुम मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रही हो जबकि मैं मौत के दरवाजे पर खड़ी हूँ। मारिया ने जवाब दिया, नहीं नहीं कैटी, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही बल्कि सच कह रही हूँ। इस वक्त गुजरे हुए ज़माने में जाना मेरे बस में नहीं है, लेकिन यकीन करो जब वो वक्त आ गया तो तुम मेरे साथ जाओगी और ये लोग तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। कैटी ने कहा, उस वक्त तक ये लोग मुझे मार चुके होंगे। मारिया ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें उस वक्त तक बचाए रखूंगी
जब तक कि तुम मेरे साथ गुजरे हुए ज़माने में दाखिल नहीं हो जाती। कैटी ने पूछा, तुम मुझे किस तरह बचाओगी? मारिया ने कहा, ये तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगी। कैटी ने कहा, लेकिन मुझे तो अभी गवर्नर के पास जाकर बताना होगा कि मुझे याकूती सांप नहीं मिला। मारिया ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो लोग यहाँ आकर मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मारिया ने कहा। एहराम के बाहर छोटी उड़न तश्तरी के उतरने की आवाज़ सुनाई दी। खलाई लड़की कैटी ने घबरा कर कहा, वो लोग मेरी तलाश में आ गए हैं। मारिया ने कहा, घबराओ नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं उनकी खबर लेती हूँ। खलाई लड़की कैटी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो अपनी जान जरूर बचाना चाहती थी, मगर उसे मारिया की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। वो जानती थी कि मारिया के पास उसका पिस्तौल मौजूद है, मगर एक पिस्तौल से खलाई मखलूक के कितने आदमियों को हलाक कर सकेगी। मारिया गायब है, मगर कैटी गायब नहीं है। वो खलाई मखलूक के किसी न किसी पिस्तौल से हलाक हो सकती थी और मारिया उसे नहीं बचा सकती थी। जहाँ तक मारिया ने उसे गुजरे हुए ज़माने में अपने साथ ले जाने को कहा था, तो खलाई लड़की कैटी इसे एक खुशगवार मजाक के सिवा और कुछ नहीं समझती थी। भला कोई गुजरे हुए ज़माने में भी जा सकता है। खलाई लड़की कैटी को अपने हेडक्वार्टर के आदमी की आवाज़ सुनाई दी। कैटी, कहाँ हो तुम? सामने आओ। कैटी मकबरे से निकलकर पत्थर की दीवार के ऊपर जाकर एक बाहर को उभरी हुई चट्टान के पीछे हो गई और एहराम के गार में देखने लगी। उसने देखा कि उसके हेडक्वार्टर के 3 सिपाही, जिनका काम भागे हुए मुलजिमों को पकड़ना था, हाथों में पिस्तौलिए चले आ रहे थे। वो आगे पीछे थोड़े थोड़े फासले पर थे। कैटी को मालूम था कि मारिया उनके आसपास ही कहीं मौजूद है और अभी उन पर हमला कर देगी। फिर ऐसा ही हुआ। गार के एक कोने से अचानक लेजर की कातिल सुरक्षा निकली और एक खलाई आदमी की पीठ पर लगी और वो वहीं जलकर भस्म हो गया। दूसरे ने कोने में पिस्तौल का फायर किया। मारिया ने दूसरी शुआ से दूसरे खलाई आदमी को राख कर दिया। तीसरा बाहर को भागा, मगर मारिया की पिस्तौल से निकली हुई सुरक्षा ने उसे भी वहीं गिरा दिया और वो भी जल भुनकर भस्म हो गया। खलाई लड़की कैटी ये सब कुछ देख रही थी। उसे मकबरे में मारिया की आवाज़ सुनाई दी। कैटी, तुम कहाँ छुपी हुई हो? कैटी चट्टान की ओर से निकलकर मकबरे में चबूतरे के पास आ गई और बोली, मारिया, अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है। इन लोगों की मौत की खबर हेडक्वार्टर में गवर्नर को हो जाएगी और वो इस एहराम पर हमले का हुक्म दे देगी। तुम बच जाओगी, मगर मैं जिंदा न बच सकूंगी। मारिया ने कहा, हम यहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। छोटी उड़न तश्तरियाँ हमारे पास हैं। कैटी ने कहा, जो ही हम उड़न तश्तरियों में बैठकर उड़े, हम हेडक्वार्टर के रडार पर जाहिर हो जाएंगे और वो लोग वहीं से हमारी तश्तरियों को लेज़र की शुआओं से तबाह कर देंगे। मारिया परेशान हो गई। वो हर हालत में इस खलाई लड़की की जान बचाना चाहती थी। वह मकबरे में टहलकर सोचने लगी कि क्या किया जाए। उसने कैटी से कह दिया था कि वो फिक्र न करे, कोई ना कोई तरकीब निकल आएगी। इतने में उन्हें कितनी ही उड़न तश्तरियों का शोर सुनाई दिया। कैटी ने घबरा कर कहा, खलाई फौज का पूरा दस्ता मेरी तलाश में आ गया है। उन्हें 3 फौजियों की मौत की खबर हो गई है। अब ये लोग इस एहराम में एटमी गैस छोड़कर मुझे हलाक कर देंगे। मारिया का चेहरा गुस्से और जोश के मारे सुर्ख हो गया था, जिसे कैटी नहीं देख सकती थी। उसने मलका मिस्र और फिरौन मिस्र के खाली ताबूतों को देखा। इस अरसे में एहराम के बाहर 2 धमाके हुए और कैटी ने परेशान होकर कहा, उन्होंने शुआओं के बम अंदर फेंक दिए हैं। थोड़ी देर में शुआएं अंदर आ जाएंगी और मेरे जिस्म की खाल हड्डियों से उतरकर नीचे गिर पड़ेगी। मारिया ने बड़ी जलाली आवाज में कहा, कैटी, इस ताबूत में लेट जाओ, जल्दी करो। कैटी को चारों तरफ मौत नजर आ रही थी। वो जल्दी से ताबूत के अंदर लेट गई। समझी कि शायद मारिया कोई जादू करने लगी है, मगर उसे अपनी जिंदगी की अब कोई उम्मीद नहीं थी। उसे मालूम था कि चंद सेकंडों के बाद उसकी खाल उसकी हड्डियों से अलग होना शुरू हो जाएगी। इस अजियत भरी मौत के ख्याल से खलाई लड़की कैटी ने आंखें बंद कर ली। उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे मारिया भी उसके साथ वाले खाली ताबूत में उतर कर लेट गई हो। उसने पूछा, मारिया, क्या तुम भी ताबूत में आ गई हो? मारिया ने कहा, हाँ, मगर अब कोई बात न करना। इसके बाद खलाई लड़की कैटी को मारिया की गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, ऐ मिस्र के शाही मोहब्बत की कदीम तरीन देवी सलाम्बू, मेरे बाप दादाओं ने तेरे मंदिरों की बहुत खिदमत की है। मैंने तुझसे कभी कुछ तलब नहीं किया, लेकिन आज अपने लिए नहीं बल्कि इस लड़की की ज़िंदगी की खातिर तुझसे एक ख्वाहिश कर रही हूँ कि हम दोनों को यहाँ से उठाकर कदीम ज़माने में पहुँचा दे। कैटी ने अगरचे खलाई सूट पहना हुआ था, मगर जो शुआई बम खलाई लोगों ने एहराम के अंदर फेंके थे, उनकी शुआएं लोहे की मोटी चादर को भी चीरकर निकल जाती थी। कैटी को जो ही अपने जिस्म के साथ खतरनाक मौत की शुआ का पहला एहसास हुआ, उसे एक झटका लगा और वो बेहोश हो गई। खलाई सिपाही कुछ देर के बाद गैस मास्क पहने एहराम में दाखिल हुए ताकि कैटी की हड्डियां उठाकर साथ ले चलें।
और गवर्नर को जाकर दिखा दें कि उसके हुक्म पर अमल कर दिया गया है। वो जब मकबरे के पास आए तो उन्हें कैटी की हड्डियां कहीं ना मिली। वो बड़े परेशान हुए कि आखिर कैटी की हड्डियां कहाँ चली गईं। उसकी छोटी उड़न तश्तरी बाहर खड़ी थी, जिससे साफ जाहिर था कि वो एहराम में दाखिल हुई है और गवर्नर ने भी उसे इसी जगह याकूती सांप लाने के लिए भेजा था। खलाई सिपाहियों ने एहराम का कोना कोना छान मारा, मगर कैटी की हड्डियां उन्हें कहीं ना मिली। उन्हें खुद भी इस ख्याल से अपनी जान के लाले पड़ गए कि वो गवर्नर को जाकर क्या जवाब देंगे। खलाई लड़की कैटी की चकोर आंखें बंद थीं। उसे आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा था। उसके कानों में ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कहीं करीब ही कोई दरिया बह रहा हो। फिर उसे औरतों और मर्दों के मजहबी गीत गाने और दरिया में कश्ती के चप्पों को चलाने की आवाज़ें सुनाई दी और कैटी ने आंखें खोल दी। सबसे पहले जो चीज़ उसने देखी वो खजूर के दरख्तों के झुंड थे जो हवा में लहरा रहे थे। उनके पीछे नीला आसमान चमक रहा था। कैटी ने देखा कि वो घास पर लेटी हुई है। उसको याद आ गया कि गैबी लड़की मारिया उसके साथ एहराम में मिस्र में थी और उसके कहने पर वो खलाई गवर्नर के सिपाहियों के फेंके हुए हलाकत खेज बमों से निजात हासिल करने के लिए मकबरे में पड़े हुए खाली ताबूत में लेट गई थी और उसे एक झटका सा लगा था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। मारिया भी उसके साथ ही दूसरे खाली ताबूत में लेट गई थी। कैटी को यह भी याद आया कि मारिया ने कहा था कि वो उसे तारीख के गुजरे हुए ज़माने में ले जा रही है, जहां खलाई मखलूक के सिपाही उसका कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। तो क्या वो सचमुच गुजरे हुए ज़माने के किसी दौर में आ गई है? कैटी को यह भी याद आ गया कि जब वो मारिया की हदायत पर जल्दी से ताबूत में जाकर लेट गई थी तो मारिया ने बड़ी जलाली आवाज़ में कदीम मिस्र की किसी देवी सलाम्बू को पुकारकर उससे मदद मांगी थी और कहा था कि हमें अपने कदीम ज़माने में पहुंचा दे। इसका मतलब ये था कि वो कदीम फिरौने मिस्र के ज़माने में पहुंच गई है। कैटी ने सबसे पहले अपने लिबास को देखा। वो चांदी जैसे रंग के चुस्त खलाई लिबास में थी और सर पर शीशे का गोल गैस मास्क पड़ा था। गैस मास्क उतारकर कैटी ने परे फेंक दिया। उसे ताज़ा और खुशबूदार हवा का एहसास हुआ। अब उसने चारों तरफ देखा। वो घास पर उठकर बैठ गई। उसके करीब ही दरिया बह रहा था, जो यकीनन हजारों साल पुराना दरियाई नील था। दरिया की लहरों पर एक बहुत बड़ा बजरा बहा चला जा रहा था, जिसमें सफ़ेद लिबास वाली खूबसूरत लड़कियां और आदमी कितार में हाथ बांधे खड़े मजहबी गीत गा रहे थे और बजरे के चबूतरे पर एक स्याह बालों वाली खूबसूरत औरत हीरे जवाहरात वाली कुर्सी पर बैठी दरिया की सैर कर रही थी। दरिया के किनारे नीले और सफ़ेद रंग के कितने ही कमल के फूल खिले हुए थे। बजरा दरिया की लहरों पर अटकेलियां करता दूर निकल गया। ऐसी पुरसुकून खामोशी और अमन की फिजा कैटी ने पहले कभी नहीं देखी थी। अब उसे अपनी प्यारी दोस्त मारिया का ख्याल आया। मारिया ने महज उसकी जान बचाने की खातिर ये कुर्बानी दी थी कि वो भी उसके साथ हजारों साल पुराने मिस्र के ज़माने में आ गई थी। खलाई लड़की कैटी ने इर्द गिर्द गौर से देखा। मारिया कहीं नहीं थी। खलाई लड़की को ज़बरदस्त तन्हाई महसूस हुई। उसे लगा कि वो तारीख के अजीम तरीन दौर में बिल्कुल अकेली रह गई है। उसने ज़रा फासले पर कदीम मिस्र की कुछ औरतों को देखा कि बाग की सैर कर रही हैं और आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थीं। उन्होंने सफ़ेद खुला खुला रेशमी लिबास पहन रखा था और हाथों में कमल के सफ़ेद फूल थे। कैटी को अपना चुस्त खलाई लिबास उनसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ लगा। सोचने लगी कि ये लोग उसके खलाई लिबास को देखकर ज़रूर हैरान होंगे और हो सकता है कि उसे किसी अजनबी मुल्क का जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे मौत की सज़ा दी जाए। कैटी ने अपनी कमर को टिटोल कर देखा। उसने अपना एक पिस्तौल मारिया को दे दिया था, मगर दूसरा हंगामी हालात में इस्तेमाल किए जाने वाला लेज़र शुआं वाला पिस्तौल उसकी पिंडली के साथ बंधा हुआ था। उसने देखा तो पिस्तौल वहाँ नहीं था। वो कहीं अहराम के अंदर ही गिर गया था। कैटी बिल्कुल निहत्ती थी और अगर उस पर कोई हमला कर दे तो वो अपना बचाव नहीं कर सकती थी। खलाई लड़की कैटी ने सोचा कि ज़रा चलकर हजारों साल पुराने मुल्क मिस्र की सैर की जाए और पता किया जाए कि ये शहर कौन सा है। कैटी को पुराने मिस्र की जुबान नहीं आती थी। वो उठने ही लगी थी कि उसने अपने बदन में एक अजीब किस्म की तब्दीली महसूस की। उसके हाथ की एक उंगली छोटी हो गई थी। कैटी ने परेशान होकर हाथ को 2-3 बार झटका। उसका ख्याल था शायद उंगली किसी वजह से सिकुड़ गई है, मगर उंगली झटकने से भी बड़ी ना हुई और बिल्कुल छोटी की छोटी रही। देखते देखते उसके हाथों की दूसरी उंगलियां भी सिकुड़ना शुरू हो गई। कैटी घबराकर उठ खड़ी हुई। ये उसके हाथ की उंगलियों को क्या हो रहा था? उंगलियों के बाद खलाई लड़की कैटी का हाथ छोटा होना शुरू हो गया। कैटी घबराकर एक दरख्त की ओट में आ गई और अपने हाथ को आहिस्ता आहिस्ता छोटा होते देखने लगी। वो इंसानी जिस्म की पूरी साइंस को जानती थी और निज़ाम शमसी के एक ऐसे सियारी की मखलूक थी
जो साइंस में बहुत आगे थी। वह फौरन समझ गई कि ज़मीन के एक ख़ास माहौल से अचानक 3000 साल पीछे के ज़माने में आ जाने की वजह से उसके खून और जिस्म के ज़र्रों में इनकलाबी तब्दीली पैदा हो रही है और वो सिकुड़ते जा रही हैं। कैटी के पास इसका कोई इलाज नहीं था। उसे मालूम था कि थोड़ी देर बाद उसका सारा जिस्म छोटा हो जाएगा और वो कुछ न कर सकेगी। फिर ऐसा ही हुआ। पहले उसका एक बाजू छोटा हुआ और फिर दूसरा, और फिर उसकी टांगें छोटी होने लगी और इसके बाद उसका बाकी जिस्म भी छोटा हो गया और वो दरख्त के तने के पास ज़मीन पर ऐसे खड़ी थी जैसे वो बॉल पॉइंट पेंसिल की छोटी सी लड़की हो, या जैसे किसी ने छोटी सी सलेटी तोड़कर वहाँ फेंक दी हो। उसे अपने करीब उगा हुआ घास का खोशा एक दरख्त नजर आ रहा था और दरख्त का तना कोई बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा था। खलाई लड़की कैटी को अपनी हालत पर रहम आने लगा। ये उसे क्या हो गया था? वो इतनी छोटी हो गई थी कि माचिस के डिब्बे में बंद हो सकती थी। उसे अपने करीब ही वो राहट और खीखी की तेज आवाज आई। कैटी ने पीछे देखा तो एक बहुत बड़ा जानवर, जिसकी मूंछों के बाल हाथी के दांत से भी ज्यादा मोटे थे और 2 दांत संगमरमर के सतूनों की तरह आगे को निकले हुए थे, अपनी अंगारा जैसी बड़ी बड़ी आंखों के साथ उसे देख रहा था। वो एक छोटी सी चुईया थी जो कैटी को हाथी से भी बड़ी लग रही थी। वो भागी और दरिया के किनारे उगे हुए कमल के फूलों के दरमियान आ गई। चुईया भी उसके पीछे भागी। कैटी की जान ही निकल गई। उसे यकीन था कि चुईया उसे खा जाएगी। चुईया फुदकती हुई कैटी के सर पर आ पहुंची और पंजा मारकर उसे अधमुआ करने ही वाली थी कि कैटी ने दरिया में अपने आप को गिरा दिया। वो दरिया के ठंडे पानी में नीचे ही नीचे गिरती चली गई। फिर एकदम पानी के एक बुलबुले ने उसे अपने अंदर समा लिया और वह डूबने से बच गई। पानी अब उसके नथनों में नहीं जा रहा था। वो पानी के अंदर ही अंदर एक मूंगफली की तरह आगे ही चली जा रही थी। पानी के बुलबुले में जब हवा खत्म हो गई तो वो फट गया। बुलबुले के फटते ही पानी कैटी के मुंह और नाक में आ गया। उसने जल्दी जल्दी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। वो एक नन्हे से मेंढक की तरह तैरती हुई दरिया की सतह पर आ गई और उसके किनारे की तरफ आने की कोशिश शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से वो किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो गई। कैटी का सांस फूल गया था और वह जोर जोर से सांस ले रही थी। जब जरा उसकी हालत ठीक हुई तो वो सोचने लगी कि इस हालत में वो कब तक जिंदा रह सकेगी। कोई चूहा, कोई मेंढक, कोई आवारा कुत्ता और बिल्ली उसे खा जाएगी और किसी को खबर भी नहीं होगी। तो फिर वो क्या करे और कहाँ जाए? सोच सोचकर कैटी ने आखिर यही फैसला किया कि वो दरिया किनारे किसी झाड़ी में छुपकर रात का अंधेरा फैलने का इंतजार करे। जब रात का अंधेरा चारों तरफ फैल जाए तो वो वहां से निकलकर शहर से बाहर किसी गार या खो में जाकर पनाह ले। शायद कभी मारिया वहां पहुंच जाए और वो उसकी जेब में रहकर बाकी जिंदगी गुजार दे। क्योंकि कैटी ने फिर से अपने जिस्म के बड़े होने की उम्मीद छोड़ दी थी। साइंसी एतबार से जिस्म के ज़र्रात एक बार इतने ज्यादा सिकुड़ कर दोबारा बड़े नहीं हो सकते थे। कैटी ने अपने आप को दरिया किनारे की झाड़ियों के पत्तों और शाखों में छुपा दिया। इतने में एक मकड़ी पत्तों में से निकलकर उसकी तरफ बढ़ी और उसके इर्द गिर्द अपने जालों के तार बुनने शुरू कर दिए। कैटी ने जोर जोर से हाथ पांव चिल्लाकर मकड़ी के जाले को तोड़ डाला और फिर वहां से निकलकर दूसरी झाड़ी में आकर छुप गई। कैटी ने अपने जिस्म को एक बार फिर गौर से देखा। उसका सफ़ेद खलाई लिबास भी उसके साथ ही छोटा हो गया था और वो आधी उंगली के साइज की जितनी एक छोटी सी सफ़ेद शीशी लग रही थी। बड़े कद की होती तो मारिया की तलाश में निकलती और हो सकता था कि वो उसे तलाश करने में कामयाब हो जाती, क्योंकि कैटी को यकीन था कि मारिया भी उसके साथ ही कदीम मिस्र के उस ज़माने में नमूदार हुई होगी। ये हो सकता है कि वो वहाँ से दूर किसी मुकाम पर उभरी हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो उसके कदीम मिस्र के उस ज़माने में ना आई हो। मारिया की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक गहरे तारीक और अंधे कुएं में पाया। यह कुआं बिल्कुल एक अंधेरे पाइप की तरह था जो ज़मीन के अंदर दूर तक चला गया हो। मारिया ने ज़मीन पर से उछलकर ऊपर उठने की कोशिश की, मगर वो थोड़ी दूर ऊपर जाकर फिर आहिस्ता आहिस्ता कुएं की तह में उतर आई। एक बार फिर उसने ऊपर उठने की कोशिश की। वो पंजे ज़मीन से लगाकर जोर से उछली। इस बार वो ज़रा और बुलंद हुई, मगर कुआं बहुत गहरा था और वो अगर सारी ज़िंदगी भी कोशिश करती रहती तो बाहर नहीं निकल सकती थी। मारिया अजीब मुश्किल में फंस गई थी। मारिया की ये हालत इस वजह से हुई थी कि उसने अजीम देवी सलाम्बू को उसकी मर्जी के बगैर 3000 बरस पुराने ज़माने में जाने के लिए कहा था। सलाम्बू देवी ने मारिया और कैटी को कदीम मिस्र में पहुंचा तो दिया था, मगर उसे इसकी सज़ा भी दी थी कि उसने एक दूसरी खलाई औरत को अपने राजों में शरीक किया। मारिया को अपनी गलती का एहसास था, मगर वो मजबूर थी। कैटी की जान बचाना बहुत ज़रूरी था।
अब उसे कैटी का ख्याल आया कि ना जाने वो कहाँ और किस हालत में नमूदार हुई होगी। ये तो उसकी जिंदगी का पहला तजुर्बा था। खुदा जाने इतनी जबरदस्त तब्दीली की वजह से कैटी के जहन पर भी इसका नफ्सियाती असर क्या पड़ा होगा। खुदा जाने वो जिंदा भी है कि नहीं। मारिया को इतना तो यकीन था कि कैटी उसके साथ ही 3000 बरस पुराने मिस्र के ज़माने में दाखिल हो चुकी है। अब उसे तलाश करके उस तक पहुंचना था। पहले तो मारिया को अंबर और नाक की फिक्र हुआ करती थी, अब कैटी का एक नया फिक्र लग गया था। सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की थी कि कुएं से किस तरह बाहर निकला जाए। अगर मारिया कुएं की दीवार के अंदर जाए तो वो जा तो सकती थी, मगर आगे भी ज़मीन से बुलंदी उतनी ही रहती और मारिया के लिए इतनी गहराई से उछलकर ज़मीन की सतह पर जाना मुश्किल था। यही बात मारिया को परेशान कर रही थी। उसने कुएं में गौर से देखा। कुएं के पैंदे में पानी बिल्कुल नहीं था, सिर्फ छोटे छोटे पत्थर पड़े थे। मारिया अभी गौर कर ही रही थी, उसे पहले ऊंटों की घंटियों की और फिर आदमियों के बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। ये लोग कदीम मिस्री ज़ुबान में बातें कर रहे थे और उनकी बातों से मालूम हुआ कि वो पानी की तलाश में कुएं के पास आकर रुक गई हैं और उसमें डोल डालने वाले हैं। मारिया खुश हो गई क्योंकि कुएं में डोल डाला जा रहा था। ये डोल रस्सी के साथ बंधा हुआ था और कुएं की तह के साथ आकर लग गया। ऊपर से 3-4 आदमियों के सर नीचे झांक रहे थे। वो डोल को बार बार कुएं की तह के पत्थरों से टकरा रहे थे। वो ये मालूम करना चाहते थे कि कुएं में पानी है कि नहीं। जब उन्हें यकीन हो गया कि पानी नहीं है और कुआं सूखा हुआ है तो वो डोल को ऊपर खींचने लगे। उस वक्त डोल के साथ मारिया भी चिमटी हुई थी। मारिया चूंकि गायब थी इसलिए उसका कोई बोझ नहीं था। वो डोल के साथ ही कुएं से बाहर निकल आई। बाहर दिन की रोशनी फैली हुई थी। मारिया ने लोगों के लिबास और रेत के टीले और दरख्तों को देखकर ही मालूम कर लिया कि वो कदीम मिस्र के ज़माने में पहुंच चुकी है। 2-3 हज़ार बरस पुराने इस मुल्क के लोगों और माहौल से अच्छी तरह वाकिफ थी। 5000 बरस पहले उसने अंबर के साथ मिलकर इस मुल्क से अपने हज़ारों साल लंबे सफ़र को शुरू किया था। बाहर ऊँटों के पास कुछ खाना बदोश मिस्री लोग खड़े थे। वो पानी की तलाश में थे। जब उन्हें कुएं में पानी ना मिला तो वो ऊँटों पर सवार होकर आगे को रवाना हो गए। मारिया ने उनकी बातों से महसूस किया कि मिस्र का पुराना दारुल हुकूमत थीबस यहाँ से पीछे की जानिब 50 कोस के सहराई रास्ते पर है। मारिया मिस्र के शहर थीबस जाना चाहती थी। उसका दिल कह रहा था कि खलाई लड़की कैटी उसे वहीं मिलेगी। इसके अलावा उसे यह भी ख्याल था कि हो सकता है वहाँ अंबर से भी मुलाकात हो जाए, क्योंकि अंबर का ताल्लुक भी कदीम मिस्र के उसी शहर से था। आगे सहरा में सफ़र करना फजूल था क्योंकि आगे सहरा बहुत लंबा था और मारिया अगर 6 रोज़ तक भी सफ़र करती रहती तो किसी बड़े शहर में नहीं पहुंच सकती थी। ये फैसला करके मारिया ने शहर थीबस की तरफ चलना शुरू कर दिया। सहरा में ऊँटों के काफिलों ने एक रास्ता बना दिया था। अगरचे उस रास्ते पर धूप चमक रही थी और गर्मी बहुत थी, मगर गायब होने की वजह से मारिया को ना धूप कुछ कह रही थी और ना ही गर्मी लगती थी। उसने ज़मीन से थोड़ा सा बुलंद होकर आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ हवा में तैरकर सफ़र करना शुरू कर दिया। अभी दिन का एक पहर बाकी था कि मारिया को दूर से कदीम मिस्र के दारुल हुकूमत थीबस के अहराम और शहर की ऊंची दीवार दिखाई देने लगी। दरियाए नील शहर के करीब से होकर गुजर रहा था। मारिया दरिया से हटकर शहर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। शहर में आकर मारिया ने घूम फिर कर खलाई लड़की कैटी, अंबर और नाग की तलाश शुरू कर दी। शहर उसी तरह का पुराना शहर था जैसा उसने हजारों साल पहले देखा था। कच्चे एक मंजिला मकानों में कहीं कहीं ऊंची हवेलियां खड़ी थीं। अमीरों की बेग में कवल के फूल बालों में सजाए घोड़ों और डोलियों में सवार बाजारों से गुजर रही थीं। शहर के दरमियान में शाही किला था जिसके अंदर फिरौने मिस्र का आलीशान महल था। ये वो ज़माना था जब मिस्र पर शुमाल की जानिब से दुश्मन का हमला होने वाला था और शहर में फौजी तैयारियां जोरों पर थीं। फिरते फिराते मारिया फिरौने मिस्र के शाही मोहब्बत की तरफ निकल गई। इस मंदिर में मिस्र के सबसे बड़े देवता रा का बहुत बड़ा बुत बना हुआ था। वहाँ एकदम से शोर मच गया कि मिस्र का शहंशाह फिरौन इबादत के लिए आ रहा है। पुजारी कितारें बांधकर दोनों तरफ खड़े हो गए। मारिया भी एक तरफ खड़ी हो गई। इतने में फिरौन मिस्र की सवारी आ गई। इस फिरौन का नाम आमून था और ये बड़ा अमन पसंद बादशाह था। ये जंगों के खिलाफ था और अमन से ज़िंदगी बसर करना पसंद करता था, जबकि शाही फौज का सिपा सालार दुश्मन से जंग करना चाहता था। शाही जुलूस में फिरौन मिस्र एक बाजू सीने पर बांधे, एक हाथ में शाही असा थामे, सर पर ताज रखे, आहिस्ता आहिस्ता देवता के बुत की तरफ आ रहा था। उसके साथ मलका मिस्र थी और पीछे सफ़ेद लिबास वाली कनीज़ें मोरछल झल रही थीं। उनके पीछे शाही सिपा सालार आंदीस था जिसके खूंखार चेहरे पर तलवारों के जख्मों के निशान थे। आंदीस के साथ साथ उसका साथी कप्तान सिपाही बाबिक चल रहा था। दोनों किसी वक्त एक दूसरे से राजदारी से कोई बात कर लेते थे। कमर में खंजर लटके हुए थे।
फिरौन आमून देवता रा के कदमों में जाकर झुक गया और आंखें बंद करके इबादत करने लगा। सिपा सालार आजम आंदीस अपने साथी बाबिक के साथ मंदिर की दीवार के साथ खड़ा उसे आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगा। मारिया इत्तेफाक से उनके करीब ही खड़ी थी और उनकी बातें उसे साफ सुनाई दे रही थी। आंदीस कह रहा था, हमें जो कुछ करना है आज रात कर देना होगा, फिर वक्त निकल जाएगा। ये हो सकता है दुश्मन कल तक मिस्र पर हमला कर दे। बाबिक बोला, तुम जैसे कहोगे वैसे ही होगा। मैंने कनीज शार्ली को राज में ले लिया है, उसे दौलत का लालच दिया गया है। आंदीस ने कहा, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आज रात फिरौन का काम तमाम कर दिया जाए। तुम इस काम की निगरानी करोगे। मैं छावनी में हूँ, इतला मिलते ही छावनी पर कब्जा कर लूंगा और फिर अपने बादशाह होने का ऐलान कर दूंगा। ऐसा ही होगा। फिरौन आमून इबादत से फारिग हो गया था। वो वापस मुड़ा तो सब लोग वापस होकर फिरौन के पीछे पीछे अदब से चलने लगे। मारिया ने फिरौन की जिंदगी बचाने और उसकी मदद करने का फैसला कर लिया और जुलूस के साथ साथ शाही महल की तरफ रवाना हो गई। शाही महल में फिरौन के दाखिल होते ही बड़े दरवाजे को बंद कर दिया गया। फिरौन अपनी मलका के साथ महल के अंदर अपने तख्त पर आकर बैठ गया। उसने शाही सिपा सालार आंदीस को बुलाकर कहा, आंदीस, हम तुम्हारी बहादुरी और शुजाअत को तस्लीम करते हैं, मगर हम नहीं चाहते कि जंग में गरीब रियाया का कत्लेआम हो और उनके घरों को आग लगा दी जाए। इसलिए हमने फैसला किया है कि दुश्मन के साथ उसकी शर्तों पर सुलह कर ली जाए। सिपा सालार आंदीस बोला, फिरौन आजम, रब्बे शम्स, आपके फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन गुलाम इतना कहने की इजाज़त चाहता है कि एक बार इस मामले में फिर गौर कर लिया जाए। फिरौन के चेहरे पर नौरानी सुकून था। वो बोला, हमने बहुत गौर करने के बाद यह फैसला किया है। सिपा सालार ने सर झुका दिया। फिरौन तख्त से उठा, उसने अपनी मलका का हाथ थामा और दरबार से अपनी ख्वाबगाह की तरफ निकल गया। दरबार हॉल में आंदीस अकेला रह गया। सिर्फ मारिया उसके करीब खड़ी थी, जिसका आंदीस को इल्म नहीं था। पर्दे के पीछे एक सतून के अकब से आंदीस का नायब बाबिक नमूदार हुआ। आंदीस ने न्याम से खंजर निकालकर उसे अपने नाखून काटते हुए कहा, तुमने फिरौन का हुक्म सुन लिया? जी हाँ, सुन लिया। फिरौन फैसला कर चुका है, आंदीस ने कहा। बाबिक ने सिपा सालार के खंजर पर हाथ रखते हुए कहा, हम भी फैसला कर चुके हैं। आंदीस बोला, और उस फैसले पर आज रात अमल हो जाएगा। इसके बाद सिपा सालार, आंदीस और बाबिक वहां से बाहर निकल गई। मारिया ने सब कुछ सुन लिया था। अब वो गौर करने लगी कि नेक दिल फिरौन की जान किस तरह बचाई जाए। बाबिक ने शाही कनीज शार्ली का जिक्र किया था, जिसने उसको दौलत का लालच देकर इस बात पर तैयार किया था कि वो फिरौन के कत्ल में उनका हाथ बटाए। ये कत्ल किस तरीके से किया जाने वाला था, मारिया को इस बात का पता चलाना था। इसके लिए जरूरी था कि शाही कनीज शार्ली को ढूंढकर ये मालूम कर लिया जाए कि वो फिरौन को हलाक करने के लिए क्या साजिश कर रही है। मारिया शाही महल में घूमती फिरती महल के बाग में आ गई। यहाँ तालाब के किनारे घने दरख्तों की ठंडी छांव में शाही शहजादियाँ चांदी की कुर्सियों पर बैठी आराम कर रही थीं और कनीज़ें उनकी खिदमत में लगी थीं। मारिया को शाही कनीज शार्ली की तलाश थी। इतने में फिरौन की बड़ी बहन वहां आ गई। सब कनीज़ें उसे देखकर अदब से खड़ी हो गईं। उसने आवाज़ दी, शार्ली, मेरे साथ आओ। फिरौन की बहन ने मारिया का एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया था। कनीज़ों के झुरमट में से एक सांवले रंग की दुबली पतली मगर पक्की उम्र की कनीज आगे बढ़ी और फिरौन की बहन के साथ महल की 12 दरियों की तरफ रवाना हो गई। मारिया भी उसके साथ ही गई। शाही महल के मुख्तलिफ 12 दरियों और बरामदों में से गुजरने के बाद फिरौन की बहन शाही कनीज शार्ली को लेकर एक ऐसे कमरे में आ गई जहां फिरौन की फौज का सिपा सालार आंदीस पहले से मौजूद था। उसने फिरौन की बहन का हाथ पकड़कर अपने करीब कुर्सी पर बिठा लिया और शार्ली से कहा, क्या तुम्हें मालूम हो गया है कि तुम्हें क्या करना होगा? शार्ली ने सर झुकाकर कहा, जी हाँ हजूर। फिरौन की बहन ने कहा, अगर तुमने फिरौन को कामयाबी के साथ जहर देकर मौत की नींद सुला दिया तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। आंदीस बोला, मैं फिरौन होऊंगा और फिरौन की खूबसूरत बहन मेरी बीवी होगी। फिरौन की बहन ने कहा, और शार्ली हमारी कनीज़े खास होगी। हम तुम्हें शुमाली मिस्र के 2 गांव भी इनाम में अता करेंगे। आंदीस ने कहा, लेकिन शर्त यह है कि फिरौन को ऐसा जहर दिया जाए जो अंदर ही अंदर उसका खात्मा कर दे और शाही तबीब को भी मालूम ना हो सके कि फिरौन को जहर दिया गया है। शार्ली ने कहा, मेरे दिए हुए जहर का कोई क़यामत तक भी सुराख न लगा सकेगा। फिरौन की बहन बोली, हमने तुम्हें इस काम के लिए इसलिए चुना है कि मेरा भाई फिरौन मिस्र शाही महल में सिर्फ तुम पर भरोसा करता है और सिर्फ तुम्हारी दी हुई किसी चीज़ को दूसरे से चखवाए बगैर पी जाता है। शार्ली बोली, मैं जानती हूँ हजूर अनवर, मैं फिरौन के इस भरोसे और एतमाद का फ़ायदा उठाऊंगी। सिपा सालार ने कहा, यह काम तुम्हें आज रात ही करना होगा ताकि कल का सूरज मुझे और मेरी नई मलका को मिस्र के शाही तख्त पर दिखे।
शार्ली बोली, आप फिक्र न करें, मेरा जहर बड़ा कातिल है। कल सुबह आप शाही तख्त पर बैठे होंगे। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद है। अब तुम जा सकती हो। शार्ली ने अदब से झुककर दोनों को सलाम किया और कमरे से निकल गई। मारिया अब उसे अकेली नहीं छोड़ना चाहती थी। उस वक्त शाम हो चुकी थी और महल में हर तरफ शमें, मशालें और फानूस रोशन हो गए थे। शार्ली मलका की ख्वाबगाह में आ गई। उसने अपने दिल में ये प्रोग्राम बनाया था कि फिरौन को रात के ठीक 12 बजे जहर दिया जाएगा। फिरौन आधी रात को इबादत के बाद शार्ली को बुलाकर उसके हाथ से कमल का अरक पिया करता था। फिरौन को जहर देने का यह बड़ा नादिर मौका था। इस तरह किसी को कानो कान खबर भी ना होती और सुबह को फिरौन मरा हुआ पाया जाता। शार्ली का बाप किसी ज़माने में फिरौन का शाही तबीब हुआ करता था। उसके मरने के बाद शार्ली पर फिरौन बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगा और रात के वक्त अपना खास मशरूब शार्ली के हाथ से ही पिया करता था। शार्ली के बाप ने बादशाह के दुश्मनों के लिए किस्म किस्म के जहर तैयार कर रखे थे। उनमें एक ऐसा जहर भी था जो बिल्कुल फीका और सफ़ेद था। अगर सादा पानी में भी डाला जाए तो ना पानी का रंग बदलता था और ना उसके जायके में कोई फ़र्क आता था। उस जहर के पीते ही इंसान के सारे जिस्म पर फालिज गिर जाता था और वो ना बोल सकता था और ना कोई हरकत कर सकता था। अगर उसका जिस्म भी खोलकर देखा जाए तो कोई ये पता नहीं लगा सकता था कि उसे जहर दिया गया है। शार्ली ने यह जहर हीरे की एक खास अंगूठी में बंद करके अपने कमरे के एक संदूक में रखा हुआ था जिसको ताला लगा था। अब वो रात का इंतजार करने लगी। मारिया भी उसके साथ लगी थी। खलाई लड़की कैटी अंधेरा होने का इंतजार कर रही थी। जो ही सूरज गुरूब हुआ और शाम का अंधेरा चारों तरफ फैला तो कैटी झाड़ियों और कवल के फूलों में से निकलकर दरिया के साथ साथ चलने लगी। छोटी छोटी टांगों के साथ वो आधे घंटे में बड़ी मुश्किल से 100 कदम तक चल सकी। लंबी लंबी दरियाई घास में उसको खराशें भी आ गईं और कई चूहे और मेंढक भी निकलकर उसके पीछे दौड़े, मगर कैटी ने किसी न किसी तरह उनसे अपनी जान बचाई। उसने सोचा कि दरिया पार चला जाए, क्योंकि दरिया के दूसरे किनारे पर आबादी नहीं थी और रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। अब सवाल ये था कि दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए दरिया किस तरह पार किया जाए। कैटी दरिया किनारे लंबी लंबी घास के दरमियान छोटी सी उंगली की तरह खड़ी हो गई। उसके सामने नजरों के नीचे दरिया उसे समुंदर लग रहा था। एक चींटी उसके पांव के ऊपर से गुजर गई। कैटी को यह चींटी बड़े चूहे जितनी दिखाई दी। वो उछलकर परे हट गई। इतने में लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा तैरता हुआ उसके करीब से गुजरा। कैटी उसके साथ साथ किनारे पर दौड़ने लगी। जब वो उसके बिल्कुल सामने आ गई तो उस पर छलांग लगा दी। कैटी का बोझ इतना नहीं था और लकड़ी का टुकड़ा पानी में चला जा रहा था और कैटी दूसरे किनारे पर जाना चाहती थी। उसने एक हाथ से चप्पू का काम लेना शुरू किया। उसका हाथ अनार के दाने जितना था, फिर भी लकड़ी के टुकड़े पर उसका असर होने लगा और उसका रुख दूसरी जानिब किनारे की तरफ हो गया। ये कैटी की खुशकिस्मती थी कि दरिया नील का पाड़ चौड़ा नहीं था। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद लकड़ी का टुकड़ा दूसरे किनारे पर जा लगा। कैटी ने किनारे पर छलांग लगा दी। दरिया का ये किनारा वीरान था और खजूर और जैतून के दरख्त दूर दूर तक उगे हुए थे। जमीन रेतली थी। खलाई लड़की कैटी की छोटी छोटी नुक्तों की तरह की चकोर नीली आंखें अंधेरे में भी बहुत कुछ देख रही थीं। उसे थोड़े फासले पर एक टीला नजर आया। कैटी उस टीले की तरफ चलने लगी। टीले का फासला इतना ज्यादा नहीं था। अगर वो छोटी ना हो गई होती और आम कद काट की होती तो वो ये फासला 2 मिनट में तय कर लेती, मगर अब इतना छोटा सा फासला तय करना उसके लिए मुसीबत बन गया था। टीले तक पहुंचते पहुंचते उसने 6-7 बार रास्ते में सांस लिया और जब टीले के पास पहुंची तो उसका दम फूला हुआ था। वो रेत पर सीधी लेट गई कि थोड़ा आराम करे। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। ये सोचकर उसकी आंखों में उदासी छा गई कि इन्हीं सितारों में एक सितारा ऐसा है जहां से वो आई थी और कहां से कहां किस हालत में पहुंच गई है। एक बार तो उसके दिल में खुदकुशी करने का ख्याल भी आया। उसने सोचा कि दरिया में अपने आप को गिरा दे और मर जाए ताकि इस अजियतनाक जिंदगी से निजात मिल जाए। लेकिन फिर उसे मारिया का ख्याल आ गया। उसने सोचा कि शायद यहीं कहीं मारिया से उसकी मुलाकात हो जाए। मारिया के ख्याल से उसने मरने का इरादा दिल से निकाल दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने उठकर छोटे छोटे चिड़िया से भी छोटे कदम उठाते हुए टीले का जायजा लिया। एक जगह टीले में गार बना हुआ था। उसने सोचा कि ये गार बड़ा महफूज है। यहाँ वो लोगों और दरिंदों की नज़रों से बचकर मारिया का इंतजार कर सकेगी। वो गार में चली गई। अंधेरे में भी वो गार के पत्थरों से गुजरती आगे जाकर एक खुली जगह में दीवार के साथ लगे हुए बड़े पत्थर के पीछे जाकर बैठ गई। दरिया किनारे उसे भूख लगी थी तो उसने थोड़ी सी ताज़ा घास खाकर पानी पी लिया था। घास के 2-3 खोशों से ही उसकी भूख मिट गई थी।
और पानी के 10-12 कतरों ने उसकी प्यास बुझा दी थी। अब उसे ना भूख थी और ना प्यास। उसे नींद आने लगी। उसने अपनी चकोर आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। अभी उसकी आंख ही लगी थी कि एक धमाके की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। ये धमाका एक आदमी के जूतों की आवाज़ थी जो गार में उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया था। कैटी ने आंख उठाकर देखा। उसे एक आदमी की टांगें दरख्त की तरह ऊपर जाती दिखाई दी। उस आदमी ने अपने साथी को आवाज़ दी, करतूख अंदर आ जाओ, ये जगह ठीक रहेगी। उसका साथी करतूख भी गार के अंदर आ गया। उन्होंने गार में आग रोशन कर दी और थैला खोलकर उसमें से रस्सियां, आंकड़े, खंजर और चमड़े का एक तय किया हुआ टुकड़ा निकाला और उसे जमीन पर फैलाकर गौर से देखने लगे। खलाई लड़की कैटी पत्थर के पीछे लगी। ओट से उन्हें देख रही थी। उसे सिर्फ आग के बड़े बड़े शोले और दोनों आदमियों के भारी भारी हाथ और मोटी मोटी उंगलियां दिखाई दे रही थी जो उसे फूली हुई शकरकंदी की तरह लग रही थी। कैटी ने उन दोनों की बातों पर कान धर दिए और समझने की कोशिश करने लगी कि वो आपस में क्या बातें कर रही हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ कैटी ने अपने जहन में एक अनोखी तब्दीली महसूस की। वो दोनों आदमी कदीम मिस्री जुबान बोल रहे थे और कैटी ने महसूस किया कि वो उनकी बातों का मतलब समझ रही है। वो किसी बड़े कीमती हीरे को चुराने की बातें कर रहे थे। कैटी गौर से उनकी बातें सुनने लगी। करतूख, अगर ये हीरा हमारे हाथ आ गया तो फिर बाकी सारी जिंदगी हमें चोरियां करने और डाके मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिपा सालार आंदीस को ये कीमती हीरा यमन के बादशाह ने तोहफे में दिया था। ये आलू जितना बड़ा है और अगर हम इसे मुल्क रूम में ले जाकर बादशाह के पास फरोख्त करते हैं तो हमें इतनी दौलत मिलेगी कि संभाली ना जाएगी। करतूख यानी दूसरा चोर बोला, इसीलिए तो मैंने सिपा सालार आंदीस के घर के अंदर का सारा नक्शा तैयार किया है। देखो, ये वो जगह है जहां अलमारी के दराज में ये हीरा रखा हुआ है। यहाँ से 10 कदम के फासले पर खिड़की है। उस खिड़की के ऊपर जालीदार पत्थर का रोशनदान है। हम सिपा सालार की छत पर से रस्सा लटकाकर उस रोशनदान तक उतरेंगे और फिर उसे तोड़कर कमरे में छलांग लगा देंगे। इसके बाद अलमारी के उस दराज को तोड़ना होगा जिसके अंदर कीमती हीरा है। दूसरे चोर ने कहा, इस तरह से शोर पैदा होगा। करतूख ने कहा, मैंने अपने खास नौकर से मालूम कर लिया है कि सिपा सालार आंदीस आज की रात अपनी हवेली में नहीं होगा। वो आज की रात छावनी में गुजारेगा, मगर घर में उसके पहरेदारों की फौज हर वक्त मौजूद रहती है। करतूख बोला, हम दराज को आहिस्ता से तोड़ेंगे। दूसरे चोर ने कहा, क्या हम दराज को तोड़े बगैर उसके अंदर से कीमती हीरा नहीं निकाल सकते? करतूख हंस पड़ा। इसका एक ही तरीका है कि हम में से कोई छिपकली बनकर दराज के सुराख में से अंदर दाखिल हो जाए और फिर अंदर के ताले की कुंडी खोल दे। दूसरा चोर सोच में पड़ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। काश हम में से कोई छिपकली बनकर दराज के अंदर जा सकता। फिर उसने चमड़े का नक्शा तय करके थैले में रखा और रस्सी खोल कर बोला, इसे यहाँ से काट दो, इसके 2 फंदे बनेंगे। करतूख ने कहा, खंजर की धार कुंद ना करो, हो सकता है तुम्हें वहां किसी को कत्ल करना पड़ जाए। वो पत्थर उठाकर रस्सी पर मारो, रस्सी कट जाएगी। खलाई लड़की कैटी ये ना देख सकी कि करतूख ने किस पत्थर की तरफ इशारा किया है, वरना वो वहां से दौड़कर दूसरे पत्थर के पीछे चली जाती। करतूख चोर ने उस पत्थर की तरफ इशारा किया था जिसके पीछे वो खुद छुपी हुई थी। कैटी के लिए तो वो एक बहुत बड़ा पत्थर था, मगर चोरों के नजदीक वो एक आध सेर वजन का एक मामूली पत्थर था। दूसरे चोर ने हाथ पीछे ले जाकर जो ही पत्थर उठाया, उसके पीछे से उसे एक अजीबोगरीब शय एक तरफ को भागती हुई नजर आई। चोर एकदम से उठकर खड़ा हो गया। करतूख बोला, क्या हुआ? सांप निकल आया है? सांप नहीं, कोई अजीब शय थी। कीड़ा मकोड़ा था क्या? कीड़ा मकोड़ा ही था, मगर उसके हाथ पैर इंसानों जैसे थे। क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मगर चोर ने मशाल रोशन कर ली थी और पत्थरों के पीछे छुपी हुई कैटी को ढूंढ रहा था। कैटी बेचारी के लिए अब वहां से भागने की कोई जगह न थी। वो भाग भी नहीं सकती थी। छोटे छोटे कदम उठाकर भागने की कोशिश भी करती तो चोर बड़े आराम से उसके ऊपर अपनी हथेली रखकर उसे अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता। चोर ने एक पत्थर उठाकर परे फेंका तो पीछे कैटी सहमी हुई बैठी थी। इतनी नन्ही सी, बहुत ही छोटी, चिड़िया से भी छोटी एक मुकम्मल लड़की को देखकर चोर दंग रह गए। सबसे ज्यादा हैरत उन्हें कैटी की चकोर नीली आंखें देखकर आई। करतूख, ये मैं क्या देख रहा हूँ? चोर करतूख भी झुककर देखने लगा। उसने छोटी सी खलाई लड़की कैटी को देखा तो देखता ही रह गया। कैटी चूहिया की तरह इधर उधर भाग रही थी। दोनों चोर हैरान थे कि ये कौन सी मखलूक है। कैटी एक छोटे से पत्थर के नीचे घुसने लगी तो करतूख ने पत्थर के आगे हाथ रख दिया। कैटी दूसरी तरफ भागी तो करतूख ने उसके ऊपर अपना अंगूठा रख दिया। कैटी का दम घुटने लगा। दोनों चोरों को कैटी की नन्ही नन्ही चीखें सुनाई दी। करतूख ने अंगूठा उठा लिया।
कैटी जमीन पर औंधी लेटी हुई थी। करतूक के साथी ने कैटी को नन्ही चुहिया की तरह उंगली से पकड़कर उठाया और अपनी हथेली पर रखकर मशाल की रोशनी के पास ले आया। ये औरत इतनी छोटी कैसे हो गई करतूक? करतूक उसे गौर से देखते हुए बोला, जरूर इस पर किसी ने जादू कर दिया है। दूसरे चोर ने गौर से कैटी को एक बार फिर देखा और कहा, इसकी आंखें नीली और चकोर हैं, बाल सह की तरह सर पर खड़े हैं, इसने कपड़े भी पहन रखे हैं। करतूक ने झुककर कैटी की आंखों को देखा और बोला, तू कौन है? तुझ पर किसने जादू किया है? खलाई लड़की ने कहा, एक जादूगरनी ने मुझे जादू के जरिए छोटा कर दिया है। करतूक अपने साथी चोर को देखकर जानवर की तरह हंसा और बोला, अब हमें कीमती हीरे वाले दराज का ताला तोड़ने की जरूरत नहीं। वो क्यों? करतूक बोला, दराज के अंदर ये तिलिस्मी औरत जाएगी। दूसरा चोर उसका मुंह तकने लगा। तरकीब बड़ी माकूल थी। करतूक बोला, हमें कमंद की मदद से सिपा सालार के कमरे में भी जाने की जरूरत नहीं, हम इस तिलिस्मी औरत को भेजेंगे। कैटी सब कुछ सुन रही थी। वो सर पीट कर रह गई। वो चोरी नहीं करना चाहती थी। उसने चीख कर कहा, मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली थी, मैं चोरी नहीं करूंगी। करतूक ने कैटी की गर्दन को 2 उंगलियों से पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। अगर हमारे कहने पर अमल नहीं करेगी तो हम तुम्हें कुचल कर रख देंगे, तुम्हें भूखा प्यासा मार डालेंगे। बोल, जो हम कहेंगे करेगी कि नहीं? खलाई लड़की कैटी का दम घुटने लगा। मौत उसकी आंखों के सामने आ गई। उसने नन्हे नन्हे बाजू हिलाकर कहा, मैं तुम्हारा कहा मानूंगी, मुझे छोड़ दो। करतूक ने कह कहा लगाया। उसका साथी बोला, हम अब तुम्हें सिर्फ उस वक्त छोड़ेंगे जब तुम हमारा काम कामयाबी से मुकम्मल कर दोगी। कैटी समझ गई कि ये चोर उससे क्या काम लेना चाहती हैं। उन्होंने उसी वक्त कैटी के गले में छोटी सी मजबूत रस्सी डाल दी। फिर उस रस्सी के सिरे को करतूक ने अपनी कलाई से बांध लिया। अब उन्होंने खलाई लड़की को अच्छी तरह से समझाया कि अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे क्या करना होगा। जब रात जरा गहरी हो गई तो वो उसे लेकर घोड़ों पर सवार हुए और रात के अंधेरे में मिस्र की शाही फौज के सिपा सालार आंदीस की शाही हवेली की तरफ रवाना हो गए। करतूक ने खलाई लड़की कैटी को अपने कुर्ते की छोटी सी जेब में डाल रखा था। जेब के अंदर कैटी को चोर के मोटे कुर्ते की बू बड़ी बुरी लग रही थी। वो जेब में एक तरफ लगकर बैठी थी, मगर घोड़े की हरकत की वजह से वो भी हिल रही थी और उसकी पसलियां दर्द करने लगी थी। सिपा सालार की हवेली से कुछ फासले पर पहुंचकर दोनों चोर घोड़ों से उतर गए। उन्होंने घोड़े एक तरफ दरख्त के साए में बांधे और खुद अंधेरे में चलते हवेली के पिछवाड़े आ गए। यहाँ हवेली की दीवार किले की दीवार की तरह जरा ढलवान थी और ऊपर लोहे की नोकीली सलाखें लगी थीं। दोनों चोर अब इशारों से बातें कर रहे थे ताकि उनकी आवाज कोई सुन ना ले। करतूक ने इशारा किया। दूसरे ने कंधे से लिपटा हुआ रस्सा उतार दिया। उसके सिरे पर आंकड़ा बंधा हुआ था। उसने घुमाकर कमंद ऊपर सलाखों पर फेंकी। आंकड़ा सलाखों से टकराया तो आवाज पैदा हुई। दोनों चोर वहीं जमीन पर बैठ गए। जब उन्हें यकीन हो गया कि आवाज किसी सिपाही या पहरेदार ने नहीं सुनी तो वो एक एक करके उस रस्से की मदद से दीवार फांदकर हवेली की छत पर आ गए। सारा नक्शा उनके जहन में था और हवेली का एक नौकर उनके साथ मिला हुआ था। उसने खिड़की और अलमारी खोल रखी थी, मगर वो दरवाजा नहीं खोल सकता था क्योंकि उसकी चाबी सिपा सालार आंदीस खुद अपने पास रखता था। दोनों चोर छत पर दबे पांव चलते हुए उस जगह आ गए जहां छत की मुंडेर से 1 मंजिल नीचे उस कमरे की खिड़की थी जहां अलमारी के अंदर अनमोल हीरा पड़ा था। करतूक ने जेब में हाथ डालकर नन्ही खलाई लड़की कैटी को बाहर निकाला और बड़ी गुस्से भरी आवाज में कहा, सुन ऐ शैतान की चैली, हम तुम्हें कमरे में भेज रहे हैं। अगर अंदर जाकर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारी गर्दन में रस्सी बंधी हुई है और उसका सिरा मेरे हाथ में होगा और रस्सी लोहे की तार की तरह मजबूत है। मैं ऊपर से रस्सी को झटके के साथ खींच लूंगा और तुम्हारी गर्दन तन से जुदा हो जाएगी। बोल, क्या शोर मचाएगी? कैटी की जान मुसीबत में फंसी थी। उसे क्या पड़ी थी कि शोर मचाए? नहीं, मैं शोर नहीं मचाऊंगी, मगर बाद में तुमको अपना वादा पूरा करना होगा। हाँ, हम वादा पूरा करेंगे और तुम्हें आज़ाद कर देंगे। करतूक चोर ने खलाई लड़की कैटी की गर्दन में बंधी हुई रस्सी के सिरे को बड़ी रस्सी के साथ बांधा। कैटी दोनों हाथों से हवा में झूलने लगी, मगर उसने रस्सी को दोनों हाथों से मजबूती के साथ पकड़े रखा। करतूक आहिस्ता आहिस्ता रस्सी नीचे करने लगा। जब रस्सी ऐन खिड़की के सामने पहुंच गई तो कैटी ने रस्सी को आहिस्ता से हिला दिया। करतूक चोर ने रस्सी वहीं रोक ली। कैटी ने दोनों हाथों से खिड़की के एक पट को जोर से धकेला। अगर वो बड़े कद की होती तो खिड़की जरा सा दबाने से खुल जाती, क्योंकि चोरों के साथ मिले हुए नौकर ने अंदर से चिटखनी खोल रखी थी। 3-4 बार जोर लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से खिड़की का पट इतना खुल सका कि कैटी उसमें से अंदर दाखिल हो। अंदर दाखिल होते ही उसने रस्सी को हिलाया ताकि उसे जरा और ढील दी जाए।
क्योंकि अब उसे खिड़की में से नीचे कालीन पर उतरना था। रस्सी ढीली हो गई और कैटी बड़े आराम के साथ रस्सी को दोनों हाथों से पकड़े ताकि उसका गला ना दब जाए। नीचे कालीन पर आ गई। कमरा बड़ा आलीशान था। नीले रंग के कालीन बिछे थे। मेहराबी सतूनों के दरमियान सुर्ख रंग के मखमल के पर्दे लटक रहे थे। कमरे में अंधेरा था। कहीं कोई मोमबत्ती तक नहीं जल रही थी। चोरों ने कैटी को बताया था कि कमरे के एक कोने में सुनहरी रंग की अलमारी होगी जो खुली होगी। उसके अंदर एक दराज होगा, उसमें एक सुराख होगा। उसे उस सुराख में दाखिल होकर हीरे को पोटली में डालकर पोटली रस्सी के साथ बांध देनी होगी। फिर वह रस्सी को जोर से 3 बार हिलाए ताकि उसे ऊपर खींच लिया जाए। कैटी ने देखा कि कोने में एक सुनहरी अलमारी थी। वो अलमारी के पास आ गई। एक बार फिर जोर लगाकर उसने खुली हुई अलमारी का पट थोड़ा सा खोला और उसके एक खाने में चढ़कर दाखिल हो गई। उस खाने में एक दराज बना हुआ था। दराज में एक छोटा सा सुराख था। कैटी उस सुराख में से दराज के अंदर दाखिल हो गई। अंदर अंधेरा था। कैटी ने एक डिबिया के ऊपर चढ़कर मखमल के कपड़े को परे हटाया तो दराज के अंदर एक बेहद कीमती हीरे की शुआएं फैल गईं। ये हीरा एक आलू जितना बड़ा था और उसमें से नूर की शुआएं फूट रही थीं। कैटी हीरे को उठाकर थैली में डालने की कोशिश करने लगी तो अचानक उसकी नज़र पास ही पड़े एक खंजर पर पड़ गई। खलाई लड़की कैटी के जहन में एक ख्याल बिजली की तरह चमक उठा। वो 1 सेकंड के लिए खामोश खड़ी कुछ सोचती रही। फिर उसने उस रस्सी को दोनों हाथों में थामा जो उसकी गर्दन के साथ बंधी थी और उसे खंजर की तेज धार पर रगड़ना शुरू कर दिया। रस्सी बड़ी मजबूत थी और उसके धागे बड़े आहिस्ता आहिस्ता कट रहे थे। ऊपर बैठे चोरों ने जब महसूस किया कि नीचे तिलिस्मी औरत ने देर लगा दी है तो उन्होंने रस्सी को 2 बार खींचा, जिसका मतलब था कि क्या बात है, देर क्यों लगा रही हो। कैटी ने भी रस्सी को एक बार झटका दे दिया, जिसका मतलब था कि फिक्र ना करो, माल मिल गया है, मैं उसे थैली में डाल रही हूँ। चोर बड़े खुश हुए कि हर काम आसानी से हो रहा है। उन्हें सिर्फ पहरेदार का खतरा था कि कहीं उधर ना आ निकले, मगर इसके लिए उन्होंने अपने अपने तेज धार वाले खंजर निकालकर पहले ही हाथों में पकड़ रखे थे। कैटी जल्दी जल्दी रस्सी को खंजर की धार पर रगड़ रही थी। उसके हाथ छिल गए थे और सांस फूल गया था। रस्सी को एक बार फिर 2 बार हिलाया गया। चोर बेताब हो रहे थे। कैटी ने भी एक बार फिर रस्सी हिलाकर उनकी तसल्ली कर दी और जोर जोर से रस्सी को खंजर पर रगड़ने लगी। रस्सी के मजबूत धागे खंजर की तेज धार से रगड़ खाकर एक एक करके कटते जा रहे थे। आखिर रस्सी कट गई। कैटी आज़ाद थी। सिर्फ उसकी गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी, मगर 2 इंच आगे जाकर रस्सी कट चुकी थी। अब उसने अपनी तरकीब का दूसरा अमल शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल के साथ खंजर उठाकर थैली में डाला, उसे रस्सी के साथ बांधा और रस्सी को 3 बार हिला दिया। छत पर बैठे हुए दोनों चोरों ने जब रस्सी को 3 झटके लगते महसूस किए तो खुशी से उनके चेहरे खिल गए और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। रस्सी कैटी की आंखों के सामने खंजर वाली थैली को लेकर दराज से बाहर निकल गई। उस दराज की कुंडी कैटी ने अंदर से जाते ही खोल दी थी ताकि थैली को बाहर निकलने में आसानी हो। कीमती हीरा दराज में वैसे ही अपनी जगह पर पड़ा था। उसकी बजाय चोरों की थैली सिपा सालार का खंजर लेकर आहिस्ता आहिस्ता अलमारी से निकलकर कालीन पर से खिसकती हुई खिड़की की तरफ जा रही थी। करतूक ने अपने साथी चोर से कहा, जल्दी जल्दी खींचो। दूसरा चोर बोला, वो तिलिस्मी औरत ज्यादा जोर से खींचने से मर ना जाए। अरे मरती है तो मर जाए, हमें क्या, हीरा तो उसने थैली में डाल ही दिया है। दूसरा चोर कुछ कहने ही वाला था कि करतूक ने रस्सी अपने हाथ में ले ली और उसे ज्यादा तेजी से खींचने लगा। वो मुस्कुराया, रस्सी भारी है, बड़ा कीमती हीरा है थैली में, बस यहाँ से सीधा घोड़ों पर बैठकर रातों रात मिस्र की सरहद से निकल जाएंगे। करतूक बोला, और उस बौनी औरत को भी साथ ले जाएंगे। रूम का बादशाह उसे देखकर बहुत खुश होगा और हमें इनाम इकराम देगा। ही। दूसरा चोर हंसा। रस्सी छत की मुंडेर तक आ गई थी। करतूक ने झुककर अंधेरे में नीचे देखा और बोला, थैली लटकती नजर आ गई है। दूसरा चोर बोला, और बौनी लड़की कहीं वो वहीं तो नहीं रह गई यार? अरे रह गई है तो जहन्नुम में जाए, हमारे हीरा तो आ गया है। करतूक ने रस्सी एकदम से ऊपर छत पर खींच ली। उसके साथ पोटली बंधी हुई थी, मगर खलाई लड़की कैटी कहीं नहीं थी। वो कहाँ चली गई? जहन्नुम में। और करतूक बेताबी से पोटली को खोलने लगा। दूसरा चोर भी उसके ऊपर झुका हुआ था। अंधेरे में पोटली खुली तो अंदर से हीरे के बजाय एक खंजर निकलकर बाहर छत पर गिर पड़ा। चोरों के हवास गुम हो गए। उन्होंने जोर जोर से थैली को उल्टाकर हिलाया, उसके अंदर बार बार हाथ डालकर देखा, मगर हीरा कहीं नहीं था। करतूक चीख उठा, शैतान की खाला ने धोखा किया। दूसरे चोर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, मगर उसकी आवाज एक पहरेदार ने सुन ली थी। उसने खतरे का बिगल बजा दिया। छत पर एकदम से मशालें रोशन हो गई और पहरेदार सिपाहियों का एक दस्ता तलवारें लहराता उनके सर पर आ गया।
उन सिपाहियों को हुक्म था कि आधी रात को सिपा सालार की हवेली की छत पर किसी गैर आदमी को देखें तो वहीं कत्ल कर दें। चुनाचे तलवारें बुलंद हुई और दूसरे ही लम्हे दोनों चोरों की लाशों के टुकड़े छत पर पड़े थे। सिपाही सिपा सालार आंदीस का खंजर उठाकर साथ ले गए। हवेली में शोर मच गया कि चोरों ने सिपा सालार आजम के कमरे से खंजर चोरी कर लिया था और चोरों को हलाक कर दिया गया है। हवेली का सिक्योरिटी चीफ गार्ड 4 सिपाहियों को लेकर सिपा सालार के खास कमरे की तरफ ये देखने के लिए चला कि अलमारी में से खंजर किसने निकालकर चोरों को ऊपर छत पर रस्सी के साथ बांधकर पहुंचाया था। उस रात सिपा सालार आजम आंदीस अपनी हवेली में नहीं था, क्योंकि उस रात फिरौन को जहर देकर हलाक करने की साजिश हो रही थी और सिपा सालार प्रोग्राम के मुताबिक उस रात छावनी में अपनी फौज के साथ था, ताकि जो ही सुबह फिरौन के मरने की खबर फैले वो शाही महल पर कब्जा कर ले। खलाई लड़की कैटी पोटली में खंजर रखकर उसे रस्सी के साथ बांधने के बाद अलमारी से बाहर निकल आई थी। चूंकि कमरे के बड़े दरवाजे बंद थे, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकती थी। बस वहीं एक कोने में लगकर बैठ गई और इंतजार करने लगी कि सुबह हो, कोई दरवाजा खोले और वो किसी तरीके से बाहर निकल सके। अचानक बड़ा दरवाजा जोर से खुल गया। चीफ सिक्योरिटी गार्ड 3 सिपाहियों के साथ तलवारें सौंधते अंदर दाखिल हुआ और उसने सिपाहियों को कमरे की तलाशी का हुक्म दे दिया। कैटी जल्दी से मखमल के बड़े पर्दे के पीछे छुप गई। सिपाहियों ने कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। चीफ गार्ड खुली अलमारी के पास गया और उसके पट को खोलकर दराज को देखा। दराज बंद था, उसके पास दराज की चाबी नहीं थी। ये चाबी सिपा सालार के पास ही थी। कमरे में एक सिपाही की चीख बुलंद हुई। सब उधर को दौड़े। सिपाही खौफ से जर्द होकर एक तरफ इशारा कर रहा था। पर्दे के पीछे देखो, कोई चुड़ैल है। चीफ गार्ड ने पर्दे को जोर से परे खींच दिया। उसके पीछे कैटी कालीन पर दीवार के साथ एक नन्ही सी 2 पैसे की प्लास्टिक की गुड़िया की तरह लगी खड़ी थी। चीफ गार्ड कालीन पर झुककर बैठ गया और गौर से कैटी को देखने लगा। कौन हो तुम? कैटी की बारीक सी मुनहनी आवाज सुनाई दी। मैं चोर नहीं हूँ, चोर छत पर हैं। उन्होंने मुझे हीरा चुराने के लिए भेजा था। मेरी गर्दन में रस्सी बांधी थी, मगर मैंने हीरे की जगह खंजर साथ बांधकर ऊपर कर दिया। हमने चोरों को हलाक कर दिया है। हम तुम्हें सिपा सालार आजम के हुजूर पेश करेंगे। लेकिन क्या तुम इंसान हो या कोई चुड़ैल हो? तुम इतनी छोटी सी क्यों हो? कैटी ने कहा, मुझ पर जादू कर दिया गया है। ठीक है, तुम्हें सुबह सिपा सालार के हुजूर पेश किया जाएगा। आखिरी फैसला वही करेंगे। और चीफ गार्ड ने कैटी को उठाकर अपनी हथेली पर रखा और कमरे से बाहर निकल गया। बाकी सिपाही आंखें फाड़ फाड़ कर चकोर आंखों वाली उस नन्ही सी औरत को तक रहे थे। रात के 11:30 बजे थे और 3000 साल पहले के मिस्रियों के हिसाब से भी रात का दूसरा पहर गुजर गया था और रात तीसरे पहर में दाखिल होने वाली थी। आध घंटे बाद फिरौन मिस्र को जहर दिया जाने वाला था। सिपा सालार आजम आंदीस अपने नायब बाबिक के साथ छावनी के एक कैंप में जाग रहा था। उसके 2 खास आदमी शाही महल में कनीज शार्ली के साथ लगे मुख्तलिफ लिबासों में उसकी खबरगिरी कर रहे थे कि अगर वो फिरौन को जहर देने से हिचकिचाए तो फौरन उसको कत्ल कर डालें। लेकिन फिरौन की कनीज़े खास शार्ली को दौलत का बड़ा लालच था और सिपा सालार और फिरौन की बहन ने शार्ली को बेपनाह दौलत का लालच दिया हुआ था। इसलिए वो हर हालत में फिरौन मिस्र को जहर देने का फैसला किए हुई थी। फिरौन की बहन भी शाही महल वाली अपनी ख्वाबगाह में बेचैनी से टहल रही थी और उस वक्त के इंतजार में थी जब शार्ली उसे आकर बताए कि उसके भाई फिरौन आमून को जहर दे दिया गया है और सुबह सुबह उसकी मौत का ऐलान कर दिया जाएगा। शार्ली उस वक्त फिरौन के कमरे खास में थी। फिरौन की मलका भी वहीं मौजूद थी। फिरौन इबादत में मसरूफ था और कनीज शार्ली मलका मिस्र के बिस्तर पर कमल के खुशबूदार फूलों की पंखड़ियां बखेर रही थी। मलका तांबे के बने हुए गोल आईने के सामने बैठी अपने लंबे बालों में सोने की कंघी फेर रही थी। मारिया भी उसी कमरे में थी। वो शाम ही से शाही कनीज शार्ली के साथ साए की तरह लगी हुई थी और उसकी एक एक हरकत पर नजर रखे हुई थी। इतने में फिरौन इबादत से फारिग होकर उठा और अपने शाही बिस्तर पर आकर बैठ गया। शाही कनीज शार्ली ने झुककर कहा, रब्बे शम्स का हुक्म हो तो कमल का अरक तैयार करके लाऊं? फिरौन ने मुस्कुराकर कनीज की तरफ देखा और कहा, तुम हमारी बहुत खिदमत करती हो शार्ली। कनीज ने कहा, रब्बे शम्स की खिदमत करना मेरा ईमान है। फिरौन ने कहा, आज कमल के अरक का एक गिलास तुम अपने लिए भी तैयार करके लाओ। हम चाहते हैं कि आज तुम भी हमारे साथ अरक पियो। जो हुक्म रब्बे शम्स। शार्ली ने झुककर कहा और शाही ख्वाबगाह से मिले हुए एक कमरे का पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गई। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें खाने पीने का खास सामान रखा था। यहाँ कई किस्म के इतर की बोतलें और मुरब्बों से भरी हुई मर्तबान और फूलों से कशीद किए हुए अरक भी थे। मारिया भी शार्ली के साथ ही उस कमरे में आ गई। शार्ली का प्रोग्राम कुछ उलट पुलट हो गया था। फिरौन आमून ने उसको भी कमल का अरक पीने की दावत देकर
शार्ली को थोड़ी देर के लिए परेशान कर दिया था। मगर शार्ली बड़े मजबूत दिलो दिमाग की औरत थी, फौरन संभल गई और अलमारी में से उसने शीशे के बिल्कुल एक ही तरह के 2 गिलास निकालकर चांदी की थाली में रखे, दोनों में कमल का अर्क डालकर उन्हें भर दिया। फिर चुपके से अपनी खास खुफिया जेब में से हीरे की अंगूठी निकाली, उसका नगीना अलग करके उसमें से थोड़ा सा जहर एक गिलास में डालकर अंगूठी दोबारा अपनी खुफिया जेब में रखकर छुपा ली। उसने चांदी की थाली गिलासों समेत इस तरह उठाई कि जिस गिलास में जहर डाला गया था उसका रुख फिरौन की तरफ था। पर्दा उठाकर वो ख्वाबगाह में वापस आई और जहर वाले गिलास का रुख फिरौन की तरफ रखते हुए थाली फिरौन के आगे छोटे से गोल मेज पर रख दी। मारिया ये सारा खूनी ड्रामा देख रही थी। शार्ली ने बड़े अदब से झुककर फिरौन से कहा, आपका पसंदीदा अर्क हाजिर है रब्बे शम्स। फिरौन ने अपने हाथ में पकड़े हुए सफ़ेद रेशमी रुमाल को एक तरफ फेंकते हुए शार्ली से कहा, शार्ली रुमाल तो खराब हो गया है, ज़रा मुझे नया रुमाल निकाल दो अलमारी में से। शार्ली बड़े इत्मीनान से पीठ मोड़कर अलमारी की तरफ गई और नया रेशमी रुमाल निकाल कर लाई और फिरौन की खिदमत में पेश किया। फिरौन ने रुमाल लेकर शार्ली का शुक्रिया अदा किया और गिलास उठा लिया। शार्ली के चेहरे पर फतह की चमक थी, उसकी स्कीम कामयाब हो गई थी। फिरौन ने गिलास में से 2 घूंट पिए और बोला, बड़ा मज़ेदार है अर्क, मलका तुम भी पियो। शुक्रिया हजूर, आप तो जानते हैं कि इस अर्क से मुझे ज़ुकाम हो जाता है, तो फिर ये सारा अर्क हम ही पिएंगे। और फिरौन ने सारा गिलास कटाकट करके पी लिया। उसने शार्ली से कहा, तुम भी पियो ना। जी पी रही हूँ रब्बे शम्स। और शार्ली ने भी सारा अर्क पीकर गिलास खाली कर दिया। वो बड़ी खुश थी, खुशी से उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते थे। फिरौन ने जहर पी लिया था और अभी वो मरने वाला था और शार्ली को बेपनाह दौलत मिलने वाली थी। मगर फिरौन बड़े इत्मीनान से मलका के साथ हंसी मजाक की बातें कर रहा था। उल्टा शार्ली को महसूस हुआ कि उसके पांव भारी हो रही हैं। वो बाहर की तरफ जाने लगी तो उसे अपनी टांगों में से जान निकलती महसूस हुई। उसने घबराकर अपने गिलास को देखा, गिलास वही था। फिर ये क्या हो गया है? मारिया फिरौन के पलंग के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जब शार्ली फिरौन के लिए नया रुमाल लेने के लिए मुड़ी थी तो मारिया ने गिलास बदल दिए थे और जहर वाले गिलास का रुख फिरौन की बजाय शार्ली की तरफ हो गया था। और शार्ली जहर वाले अर्क को सादा अर्क समझकर गटागट पी गई थी। किसी के लिए कुआं खोदने वाली खुद उस कुएं में गिर गई थी। शार्ली बाहर की तरफ भागी, मगर उसके सारे जिस्म पर जहर की वजह से फालिज हो गया और वो बेजान कटे हुए दरख्त की तरह धप से कालीन पर गिरी और गिरते ही मर गई। फिरौन और मलका घबराकर शार्ली की तरफ मुड़े। वो मर चुकी थी। वहां शोर मच गया कि शाही कनीज शार्ली मर गई है। सिपा सालार के जो 2 खास आदमी फिरौन की ख्वाबगाह के बाहर भेस बदल कर खड़े शार्ली के मुंह से फिरौन की मौत की खबर सुनने के लिए खड़े थे। जब उन्हें पता चला कि फिरौन की बजाय शार्ली मर गई है तो वो महल से चुपके से निकलकर घोड़ों पर सवार हुए और सिपा सालार को ये बुरी खबर सुनाने छावनी की तरफ रवाना हुए। सिपा सालार आजम आंदीज को जो ही ये खबर मिली कि उसकी साजिश नाकाम हो गई है, उसने सबसे पहला काम ये किया कि जो 2 आदमी ये खबर लेकर आए थे उन्हें वहीं कत्ल कर दिया। इसके बाद अपने खास साथी बाबिक को भी कत्ल कर दिया ताकि उसकी साजिश की बात खुफिया ही रहे और किसी को खबर ही न मिले कि सिपा सालार ने फिरौन को हलाक करके तख्त पर कब्जा करने की साजिश की थी। अब सिर्फ एक औरत, फिरौन की बहन उसकी राजदार थी और उससे आंदीज को कोई खतरा नहीं था। वो अपनी हवेली में आ गया, जहां उसे ये पता चला कि 2 चोरों ने उसका कीमती हीरा चुराने की कोशिश की थी, जिन्हें कत्ल कर दिया गया और एक छोटी सी बौनी लड़की पकड़ी गई है। सिपा सालार ने खलाई लड़की नन्ही सी कैटी को देखा कि चीफ गार्ड की हथेली पर खड़ी है, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि दुनिया में एक मुकम्मल औरत इतनी छोटी, एक छिंगली के साइज की भी हो सकती है। उस वक्त मारिया फिरौन मिस्र की बहन के महल की तरफ ये मालूम करने जा रही थी कि उस पर अपने भाई के खिलाफ खूनी साजिश की नाकामी का क्या असर हुआ है। आगे क्या हुआ ये जानिए इस नॉवल की अगली किस्त में।